जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में पीटी 365 जो सीरीज है उसको कंप्लीट करा रहे हैं। अब तक हमने इस पीटी 365 में आप सभी विद्यार्थियों के साथ में इकोनॉमी और इन्वायरमेंट की कंप्लीट कर ली है। बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट ऑलरेडी हो गया है, उसको आप देख लीजिएगा। और ये आज सेकंड पार्ट है, लगभग वो 4 घंटे के आसपास का हुआ था। हमारा उद्देश्य था कि हम कंप्लीटली उसमें करें, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था जिसके चलते हम क्लास को कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसमें, एक ही मैराथन में बेसिकली। लेकिन आज हम इसको जो भी आपका बच गया था, रह गया था, उसको हम खासतौर पर पार्ट 2 में आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जो इसके महत्वपूर्ण आज टॉपिक हैं उनको हम कंप्लीटली तरीके से आपके साथ में चर्चा का बिंदु बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक को आगाज करते हैं और पहला देखते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं हेल्थ से। देखिए, सबसे पहला आता है हेल्थ, मतलब कि स्वास्थ्य, और उन इंपोर्टेंट बिंदुओं को हम समझेंगे जो आपकी परीक्षा में बेसिकली पूछे जाते हैं या फिर वहां से आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है, पहला टॉपिक आता है आपका ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि टीबी। तो कुछ ऐसे डिजीज देखते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछने की संभावना उनकी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले आता है टीबी। भारत में आप देखोगे टीबी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो उसको चर्चाओं में भी है। अभी क्या हुआ था, WHO ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी मामलों में प्रति वर्ष आने वाले नए मामलों में क्या है, 21% की कमी आई है। तो देखो भारत में क्या है, जो टीबी है वो भारत में ट्यूबरकुलोसिस क्या हुआ है, अभी जो वर्ल्ड बैंक की खासतौर पर माफ कीजिएगा WHO की रिपोर्ट आई और उसने क्या किया था, रिपोर्ट प्रकाशित की कि भारत में टीबी के मामले में 21% की क्या हुई है दर, आप देखोगे कमी देखने के लिए आपको मिल रही है। इसके साथ साथ आइए बात कर लेते हैं, इसको देखो कई रोगों के नाम से जाना जाता है। इसको तपेदी भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं और इसको टीबी भी कहते हैं। क्लियर? हाँ। तो ये एक तरीके से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया, मतलब कि जीवाणु के संक्रमण से होने वाला एक वायुजनित रोग होता है। तो एक दूसरे से यह है, खासतौर पर वायु के माध्यम से दूसरे पर्सन में भी क्या हो जाता है, ये रोग चले जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, तपेदी भी कहते हैं, इसको क्षय रोग भी कहते हैं। एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये बैक्टीरिया होता है जीवाणु, जिसके कारण ये हवा से भी फैल जाता है। संक्रमण के आंख देखोगे स्थान के आधार क्या है, क्योंकि पल्मोनरी इससे क्या होती है, जैसे आप देखोगे फुसफुसीय टीबी, या टीबी का सबसे सामान्य रूप होता है जहां फेफड़ों को प्रभावित करता है, संक्रमण होती है और खांसने यहां तक कि छींकने और निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। यदि किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो वो व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उससे क्या होगा, पल्मोनरी निकलती है और उससे क्या है, व्यक्ति के आस पड़ोस के जो पर्सन होते हैं उसको ये इफेक्टिवली आप देखोगे संक्रमित कर देता है। उसके साथ साथ एक आता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। इसमें क्या होता है, यह फेफड़ों के अलावा अन्य अंगों जैसे कि कई बार लसिका ग्रंथियों, हड्डियों, मस्तिष्क, गुर्दे आदि को प्रभावित करता है। अपेक्षाकृत कम संक्रमित होती है और सामान्य रूप से फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ये फैल सकती है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी। क्लियर? टीबी। तो दो तरह की टीबी है, एक और आती है आपकी तीसरी, इसको बोलते हैं स्पाइनल टीबी। ये एक तरीके से पार्ट रोग कहा जाता है। इसमें रीढ़ की जो हड्डी होती है, बैकबोन जिसको हम कहते हैं, वो तेजी से पीठ दर्द करती है और चलने फिरने में आप देखोगे अति समस्या हो जाती है। तो 3 तरह की समस्याएं होती हैं। पहला, यदि व्यक्ति की बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो रहा है तो टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं, और लसिका, हड्डियां, मस्तिष्क, गुर्दे इत्यादि में हो रहा है तो टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। और सामान्य होता है जैसे छींकना और खांसना व्यक्ति मल्टीपल टाइम, तो उससे भी टीबी देखने के लिए आपको मिलती है। दवाओं के आधार पर हम देखें इसकी क्या है, तो इसमें ड्रग आप देखोगे सेंसिटिव जो टीबी है, औषधि संवेदनशील टीबी का एक तरीके से मानक फर्स्ट लाइन एंटी टीबी दवाओं के लिए एक तरीके से आइसोनियाजिट और रिफेस्पिनस जो आपकी एक ठीक करने वाली दवा है। तो एक तरीके का एंटीबायोटिक है कि जिसको हम बोलते हैं रेफेम्पिन। ठीक है, रेफेम्पिन। तो रेफेम्स जो आपकी पिन होती है ये आपको देखने के लिए मिलती है, तो इसको खासतौर पर लोग देते हैं या फिर डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर देते हैं। ड्रग रेसिस्टेंस टीबी औषधीय प्रतिरोध टीबी के सामान्य रूप से दवाओं को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि इसमें मल्टी ड्रग जो आप देखोगे रेसिस्टेंस दिया जाता है, MDR देकर के फिर उसको किया जाता है सही। क्लियर? हाँ। और इसके साथ साथ आप देखोगे इसमें एक्स्ट्रेविलरी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी, जिसमें XDR टीबी का प्रकार और टीबी उपचार में सबसे अधिक प्रभावी
उपयोगी दवाई नहीं। पहली बात तो आप देखोगे जो टीबी होता है ना, इसको खासतौर पर अगर आपको सही करना है तो अगर किसी को मान लीजिए आपके आस पड़ोस में है, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, ठीक है, जिसको जिला अस्पताल कहते हैं, तो वहां से आप मेडिसिन चलाइए और उसका भरपूर मात्रा में क्या है, उसको साफ सफाई परहेज उसका करें, तो टीबी लगभग 5 से 6 महीने में आपकी वो कंप्लीटली समाप्त हो जाती है, अगर आप उसका कंप्लीटली इलाज कराएंगे तब। क्लियर? हाँ, एक दिन में वो समाप्त कदापि नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट तरीके से देखते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये अभी HIV जो वायरस है ये चर्चाओं में रहा था। तो कई बार क्या होता है, यूपीएससी आपके वायरस से भी क्वेश्चन पूछ लेती है। क्लियर? तो वायरस क्या है, वायरस एक तरीके से मृत और जीव की एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो सुर्खियों में खासतौर पर आप देखोगे अभी FDA ने HIV के रोकथाम को नई आप देखोगे दवा जिसमें लेना कैपर्विक को मंजूरी दी है। अब आपको यह बताना है कि भारत में जो टीबी है, ध्यान रखना, अभी हम बात कर रहे थे भारत में जो टीबी है इसको समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है, ठीक है, कितने वर्ष तक भारत टीबी को समाप्त करेगा। तो हम HIV के बारे में बात आपसे कर रहे हैं। एक तरीके से लोनार पेवारिक के बारे में, एक तरीके से एंटीवायरल एक दवा है, इसका उपयोग HIV के रोकथाम के लिए बेसिकली किया जाता है। क्लियर? हाँ, तो ये प्री एक्सप्लोर आप देखोगे प्रोफिकैक्सिस मतलब कि PrEP के रूप में होती है। ऐसी दवा है जो HIV नेगेटिव व्यक्तियों को संक्रमण से जोखिम को कम करती है और वायरस से संक्रमण से होने का खतरे को भी कम करती है। आइए बात कर लेते हैं HIV के बारे में। देखो ये जो होता है HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसको कहते हैं। यह एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा पर, जो आपकी प्रतिरक्षा ह्यूमन जो सिस्टम है उस पर खासतौर पर क्या करता है, इंपैक्ट करता है। ये शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं, खासतौर पर CD4 कोशिकाओं और CD4T लिम्फोसाइट को संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिरक्षा आप प्रणाली की कमजोर हो जाती है और व्यक्ति कमजोर महसूस होने लगता है। फिर आगे चल के व्यक्ति की जान भी इसमें चली जाती है। यह व्यक्ति के शरीर को तरल पदार्थों जैसे रक्त और स्तन, दूध, सीमन और योनि श्राप से फैलता है। तो कई बार सेक्सुअल एक्टिविटीज अगर करते हैं तो उससे भी फैल जाता है, कई बार माँ के दूध से भी हो जाता है, कई बार सीमन से भी, खांसी से भी हो जाता है, कई बार इन रक्त से भी, ब्लड से भी आपको देखने के लिए मिलता है। यह माता से बच्चों में फैल सकता है, यह भी ध्यान में रखना है। इसके उपचार की बात कर लें तो HIV को खासतौर पर ART से रोका और नियंत्रित किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART। तो एक थेरेपी के माध्यम से आप रोक सकते हैं। बिना इलाज के HIV आगे चल के एड्स खासतौर पर आप देखोगे एक सिंड्रोम में बदल जाता है। तो एड्स की बीमारी में ये क्या हो सकता है, तब्दील भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। कौन सर? ये आपका HIV। क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझते हैं। आधार जैसे ट्रोकोमा, ये तो इतना नहीं है। भारत को ट्रेकोमा और लोक स्वास्थ्य समस्या समाप्त करने वाला प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, तो भारत में अब नहीं है ट्रोकोमा, इसको छोड़िएगा। हाँ, हेपेटाइटिस ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो इस क्लास से मैं उनको खासतौर पर लूंगा उन सारी खबरों को जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन बेसिकली पूछे हैं या पूछने की संभावना है। तो जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस B होता है, हेपेटाइटिस C होता है, D होता है, यहां से क्वेश्चन बेसिकली बन जाते हैं। अभी क्या हुआ है, WHO ने हेपेटाइटिस D को हेपेटाइटिस B और C की तरह एक कैंसरकारी माना है। तो देखो जो आपका हेपेटाइटिस, अगर हम बात कर लें, हेपेटाइटिस जो B था, हेपेटाइटिस जो C था, अब उसी तरीके से WHO ने क्या दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि जो D है ये भी एक कैंसरकारी माना जा रहा है। हेपेटाइटिस D एक कमजोर वायरस है जो प्राकृतिक रूप से हेपेटाइटिस B वायरस का ही एक तरीके से आप देखोगे आवश्यक होती है। इसका अर्थ है कि हेपेटाइटिस D केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस B है। तो जो D होगा, हेपेटाइटिस जो आप देखोगे D उसी को होगा जिसको पहले B था, चाहे वह इसके साथ प्रभावित रहे या फिर बाद में। हेपेटाइटिस क्या होता है सर? हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरल है जो A, B, C, D और E गंभीर रूप से लीवर संक्रमण एक प्रमुख कारण बनता है। यदि व्यक्ति के लीवर को संक्रमित कर देता है हेपेटाइटिस, इससे क्या हो जाता है सर, इससे खासतौर पर B और C डे चिरकालिक संक्रमण कारण बन सकते हैं और इससे लीवर सिरोसिस, लीवर और इसके अलावा फैरियल या फिर कैंसर के जोखिम भी अधिक हो सकते हैं। तो ये जो हेपेटाइटिस है इससे लीवर तो आपका प्रभावित होता है, लेकिन कैंसर की भी देखने की संभावना इसमें मिल सकती है। टीके की उपलब्धता की अगर हम बात कर ले तो इसमें टीका क्या है सर, हेपेटाइटिस C आप देखोगे वायरस के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, तो C के लिए तो कोई टीका नहीं है, ये मोस्ट है, इसको नोट डाउन कर लेना। C के लिए कोई भी टीका आपका नहीं है। हेपेटाइटिस B और आप देखोगे HDV हेपेटाइटिस D
वायरस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। और इन सब के अलावा हैविसियोर भारत का पहला स्वदेशी रूप से हेपेटाइटिस ए टीका है। ये जो लाइन है ये मोस्ट है, ये ध्यान रखना है। और सी का कोई भी टीका नहीं है, ये भी मोस्ट है। और भारत का कौन सा है? हैविसियोर, ठीक है, ये भारत का स्वदेशी है। और किसका है? हेपेटाइटिस ए का, खासतौर पर भारत का ये टीका है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी चर्चाओं में रहता है कई बार मंकी पॉक्स के बारे में। देखो मंकी पॉक्स खासतौर पर इसको एम पॉक्स भी कहा जाता है। अभी क्या हुआ है, WHO ने अफ्रीका में अब मंकी पॉक्स के प्रकोप को वैश्विक रूप से आपातकाल नहीं कहा है। अब वहां पर आपातकाल का जो प्रकोप था अफ्रीका महाद्वीप में, उसको समाप्त करने का प्रावधान रखा गया। सर ये क्या है मंकी पॉक्स वायरस? देखिए ये भ्रामक जो बीमारी है एक प्रकार का वायरल होता है, जूनोटिक डिजीज होता है। अब देखो जूनोटिक जो डिजीज होते हैं, जूनोटिक डिजीज का मतलब क्या होता है सर? देखो ये बेसिकली क्या होते हैं, एनिमल से ये सीधे ह्यूमन में क्या हो जाते हैं, अटैक कर जाते हैं। एनिमल से मतलब कि जीव जंतुओं से मानव में खासतौर पर ये चले जाते हैं, उसको जूनोटिक कहते हैं। जो मंकी पॉक्स वायरस खासतौर पर ऑर्थोपॉक्स वायरस जीन्स के संक्रमण से फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति जानवरों और संक्रमित वस्तुओं के निकट आने से संपर्क से भी हो सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें बुखार है, सिर दर्द है, मांसपेशियों दर्द है, थकान है, लिम्फ और नोडस सूजन आ जाता है, तो ये चीजें हो जाती है। वैश्विक चिंता क्या है? 2022 में WHO ने अंतरराष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल इसको घोषित किया गया था एमपोक्स को। और उपचार में एमपोक्स का कोई भी आप देखोगे प्रमाणित उपचार नहीं है। निदान परीक्षण में इसमें RT और PCR मतलब कि आप देखोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेजन चेन रिएक्शन किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, इसमें RT और PCR करके ही आप क्या कर सकते हैं, इसका इलाज कर सकते हैं। हालांकि इसकी कोई स्पेसिफिक कोई दवा नहीं है, तो इसको एमपोक्स कहा जाता है। उसके साथ साथ ये भी चर्चाओं में रहा था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी चर्चाओं में था HVP। तो जो आपका HPV है ये खासतौर पर आप देखोगे अभी क्या हुआ था, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सर्वाइकल जो कैंसर है आपका HPV क्या है, एक तरीके से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। तो अभी क्या हुआ है, DVT ने सर्वाइकल जो कैंसर होता है उसकी जांच के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित HPV परीक्षण किट को मान्यता प्रदान की है। तो भारत में पहली HPV की क्या हो गई है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है उसकी पहली किट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने विकसित कर ली और स्वदेशी है। क्लियर? हाँ, यह आमतौर पर आप देखोगे HPV एक आम यौन संचारित संक्रमण होता है। इसमें त्वचा जननांग क्षेत्र पर आप देखोगे गले को प्रभावित ये करता है, मतलब कि जो यौनांग जो पार्ट होता है उसमें बेसिकली आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ अधिकांश मामलों में शरीर की रोग प्रतिरक्षा क्षमता स्वयं ही वायरस को नष्ट कर देती है। यदि उच्च जोखिम वाला HPV संक्रमण शरीर में लगातार बना रहता है तो सामान्यतः कोशिकाओं को खासतौर पर विकसित कर सकता है, जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकता है। सर्वाइवल कैंसर HPV के कारण होने वाले सबसे सामान्य प्रकार का एक कैंसर है। इसका उपचार आप देखोगे कोई अभी तक नहीं है। तो बेसिकली अभी तक इसका कोई उपचार नहीं है, ध्यान में रखना है। सर्वाइकल कैंसर के ऊपर कई बार चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर? हाँ, चलिए उसके बाद जान लेते हैं कि जो शरीर प्रक्रिया विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल जो पुरस्कार मिले हैं अभी 2025 के, किस किस को मिले, बस केवल इतना ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ इसमें आपको पढ़ना नहीं है। अभी क्या हुआ, यह पुरस्कार मेरी ई ब्राको, फ्रेंड रेम्सडेल, सिमोन साकागुची, परिधि प्रतिरक्षा सहनशील, जो आप देखोगे इसको लेकर के इनको क्या है, खोजों के लिए दिया मिला। मतलब कि जो परिधि प्रतिरक्षा सहनशीलता को लेकर के इन मैरी ई ब्राको और फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची, तो इनको खासतौर पर क्या मिला है, शारीरिक क्रिया और विज्ञान चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है 2025 का। इन्होंने कहा कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर में हानिकारक रोगजनकों जैसे विषाणु, जीवाणु और कवकों आदि से बचाती है, उसको लेकर के अपनी ही कोशिकाओं पर हमला ना करे, क्योंकि शारीरिक क्रिया के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर के ये दो प्रकार की सहिष्णुता है, इसमें केंद्रीय सेंट्रल आप देखोगे टॉलरेंस, और उसके अलावा आप देखोगे परिधीय, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस के रूप में देखने के लिए मिला है। तो इनको बेसिकली किसके लिए मिला है, ये आपकी परिधि जो प्रतिरक्षा सहनशीलता है उसको लेकर के इनको मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? और बाकी तो आप सभी जानते हैं, ये जो टी सेल है और बी सेल कोशिकाओं के बारे में आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं। रोगाणु रोधी प्रतिरोध, ये AMR। अब AMR देखो बेसिकली क्या है, जो आपका
एंटी माइक्रोबल जो रेसिस्टेंस है ये बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, थोड़ा सा इसको समझो। देखो कई बार क्या होता है, हम बड़े ही ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं आज के जमाने में, क्योंकि आधे डॉक्टर तो हम बन चुके हैं कोरोना वायरस के बाद में। जिसमें मान लो किसी को फीवर हुआ है, सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हुआ है XYZ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले हम गूगल करते हैं, उसको जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ये वाली दवाई है, फिर हम उसको मेडिकल से ले लेते हैं। अब मेडिकल वाले भाई साहब क्या करते हैं, वो भी नहीं पूछते हैं कुछ ज्यादा, वो भी क्या करते थे 10 गोली दे देते हैं, वो भी 10 दे देते पूरा पैकेट। अब उस कंडीशन में जो व्यक्ति को मान लो पीड़ित था, अब वो व्यक्ति क्या हो गया, आपने पढ़ लिख के उसकी दवाई तो ले ली, खा ली, व्यक्ति ने 2 डोज ली और ठीक हो गया। उसने 10 दी थी और कहा था 10 की 10 खानी है, व्यक्ति स्वस्थ हो गया 2 में। अब व्यक्ति 8 नहीं खाएगा, अब वो 8 नहीं खाएगा, वो रखी रहेगी, अब रखी रहेगी तो वो चली जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, व्यक्ति जो एंटीबायोटिक दवाई लेता रहता है, रखी रहती है, फिर वो मार्केट में नहीं जा पाती या फिर पर्यावरण में चली जाती है, फिर एंटीबॉडी आप एंटीबायोटिक खाते रहो और आपके अंदर क्या है, AMR विकसित होता चला जाता है। क्यों, क्योंकि आप एंटीबॉडी खा रहे हैं, स्पेसिफिक उसकी दवाई नहीं खा रहे। तो अभी क्या हुआ है, हाल ही में आप देखोगे WHO ने वैश्विक एंटीबॉडी जो एंटीबायोटिक प्रतिरक्षा निगरानी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो पूछा जा सकता है ना आपसे कि ये जो 2025 की रिपोर्ट है, वैश्विक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी निगरानी रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है, तो WHO ने। अब इसमें क्या हुआ है, इन्होंने AMR का एक आशय दिखाया है और आश्चर्यजनक चीजों को बताया। इन्होंने कहा AMR वह स्थिति है जिसमें जीवाणु, विषाणु मतलब कि वायरस, फंगी और परजीवी उन दवाइयों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है जो उन्हें नष्ट के लिए अनिवार्य हो गई है। बेसिकली क्या होता है, जब आप एंटीबॉडी जो आपके अंदर ऐसी तरीके से जो जीवाणु है या विषाणु है या कवक है, वो आपके परजीवी है जो आपकी बॉडी में है, मान लो अब आपने इतनी एंटीबॉडी खा ली है, उसने अपने रूप को ही परिवर्तन कर लिया। अब जो स्पेसिफिक दवाई उस पार्टिकुलर रोग के लिए बनी हुई थी, अब वो उस पर काम नहीं करेगी। रीजन है क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इतने एंटीबायोटिक दे दिए, जिसके चलते अब वो जो आपकी बॉडी है उसमें जो आपका कवक था या वायरस था, उसने अपना रूप ही परिवर्तन कर लिया। तो इसमें प्रॉब्लम यहां पर हो जाती है। AMR एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ रोग जनकों को आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण होती है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है कि ज्यादा लंबे समय तक किसी भी रोग की दवाई नहीं खानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, प्रमुख कारण क्या है, देखो मनुष्यों में एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के अतिप्रयोग हो सकता है, क्लियर, औषधीय निर्माण को लेकर के, इस सब के अलावा अपशिष्ट प्रबंधन में कमी, कृषि संबंध क्षेत्र, स्वास्थ्य संस्थान और अन्य क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह है आपका फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। अभी क्या हुआ है, फिक्स आप देखोगे डोज कॉम्बिनेशन FDC ड्रग के रूप में चर्चाओं में रहा था। अब इसमें क्या है, केंद्रीय औषधि नियंत्रक जो आपका संगठन है, उसने सभी राज्यों को संघ क्षेत्रों में 35 स्वीकृति FDC जो औषधि है विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई है। तो उसमें खासतौर पर कुछ ऐसी थी जैसे भारत में औषधि चिकित्सा उपकरण और सुधारिय प्रदर्शन विनियमन की संस्था के रूप में जाना गया। तो कई ऐसे हैं जिस पर रोक लगाई गई थी और इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्लियर। हाँ, बस ये ध्यान में रखना है कितनों को लगाई गई है, तो 35 को अस्वीकृत कर दिया गया है। अब उसमें कौन कौन सी है, इसमें इतना आपको नहीं देके रखा होगा, क्लियर। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक पहल को आपको जरूर समझना चाहिए। कौन सी पहल सर, ये जो आपकी आप देखोगे एक पहल है जिसको बोलते हैं, आप इसको बोलेंगे सेहत पहल। क्या है, सेहत जो पहल है, एक आपकी सेहत पढ़ो, जो भी पढ़ना हो पढ़ो इसको। तो अभी क्या हुआ है, केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसके की है, केंद्र स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने राजस्व स्वास्थ्य विनियमन उत्कर्षता सूचकांक प्रारंभ किया है, जो राज्य औषधि विनियामक व्यवस्था को मानकीकृत करने की राष्ट्रीय पहल है। अगर हम बात कर ले, यह है केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण की पहल के रूप में आता है और देश भर में राज्यों औषधि विनियामक प्राधिकरणों के प्रदर्शन में सुधार लाना, यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षित दवाइयां इनसे जुड़े गुणवत्ता वाले मानकों को निरंतर रूप से पूरा करें। तो अभी जो है आपकी जो ये पहल है इसको स्टार्ट किया गया है, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। कुछ अब ऐसी वैक्सीन है, टीके हैं जो चर्चाओं में रहते हैं, क्लियर। तो देखो मैं आपको जानकारी से बता दूं कि UPSC ने जब कोरोना वायरस था उस समय तो आपसे क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन अब कोई इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट्स के रूप में देके चलूंगा ताकि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रहे। देखो हमारी बॉडी में क्या है, टीके लगाए जाते हैं। सभी को कोरोना वायरस का, आपको कोविशील्ड, कोवैक्स तो लगा ही है, मेरे को तो लगा, आपको भी लगा होगा, आपकी फैमिली में। तो वो बेसिकली क्या है, जो टीका लगता है वो एक प्रकार का वायरल ही होता है, हमारी बॉडी में दिया जाता है। अब वो 2-3 तरीके से दिया जाता है। जैसे पहला एक होता है जीविक क्षणिक, मतलब कि लिविक, आप देखोगे एटेन्यूड वैक्सीन होती है, उसमें जीवाणु या विषाणु को प्राप्त कमजोर किए बिना खासतौर पर जीवित रोगजनक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देखोगे खसरा, कॉम्पेक्स और रेबुला
MMR वैक्सीन लगाई जाती है हमारी बॉडी में, तो वो क्या होता है, उसमें जीवित होता है, लिविंग, जिंदा है वो वायरल हमारे अंदर डाल दिया गया है। क्लियर। दूसरा है निष्क्रिय या फिर मृत टीके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में निष्क्रिय मृत टीके रोग जनकों का उपयोग किया जाता है जो कि रोग उत्पन्न किए बिना प्रतिरक्षा विकसित कर लेते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वो इसके अंतर्गत आती है। एक आता है आपका सब यूनिट या फिर इसको बोलते हैं अकशुकीय टीके। तो इसमें सब यूनिट और एसुलर वैक्सीन कहा जाता है, जिसमें जीवाणु या फिर विषाणु की सतह से प्राप्त आप देखोगे पॉलीसीरेटाइट का प्रोटीन इसमें शामिल होता है। तो एक तो लिविंग होगा, मृत होगा, या फिर उसका जीवाणु का प्रोटीन आप ले सकते हैं। सभी यूनिट जो टीकों के प्रकारों की बात कर ले, क्योंकि ये पूछने की संभावना आपसे हो सकती है। तो इसमें जो टीकों के प्रकार है, पहला है आपका टॉक्साइड जो वैक्सीन है, क्लियर, सीधा इंजेक्शन से ठोक दो, ये टॉक्साइड वैक्सीन आती है। यह विषाणु उत्पन्न विषाक्त पदार्थ को निष्क्रिय करके उनका उपयोग करता है और न कि स्वयं जीवाणु को लक्ष्य बनाता है। उदाहरण के लिए आप देखोगे डिप्थीरिया का टीका। इसके बाद आता है आप देखोगे कंजुगेटेड वैक्सीन होती है, सीधे डोज आती है, उसको लगाओ। इसमें रोगजन को 2 विशिष्ट भागों में उपयोग किया जाता है। क्लियर। हाँ, इसमें प्रतिरक्षा और अधिक प्रभावी होती है। तो उदाहरण के लिए आप देखोगे जैसे जाइकोव TCV और स्वदेशी रूप से विकसित एक तरीके से टाइफाइड का टीका है, ये दिया जाता है। इन सब के अलावा आता है रिकॉम्बिनेट टीका लगा दिया जाता है। इसमें विषाणु या फिर जीवाणु के DNA के एक छोटे भाग का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस B का टीका, ह्यूमन्स और पैपिलोमा वायरस HPV का वैक्सीन भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है RNA और DNA का टीका भी आपको लगता है कई बार। तो ये रोगजन जीवाणु या फिर विषाणु की आनुवांशिक सामग्री होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें DNA या RNA होता है उसका, जीवाणु का, जो आपको है आपकी बॉडी में। तो मानव कोशिकाओं को खासतौर पर प्रविष्ट कराई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे HIV का टीका, हिप का टीका आपको लगाया जाता है। तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है आपका एडफ्लेक्स वैक्सीन है ये। अब इस पे तो इतना ज्यादा नहीं है। भारत सरकार ने अपनी पहली स्वदेशी मल्टी डोज मलेरिया की एक वैक्सीन है, बस ये ध्यान में रखो इसको। ये जो आपकी एडफाल सीवैक्स जो है, ये क्या है, एक भारत की वैक्सीन है। और कैसी वैक्सीन है, स्वदेशी है और मलेरिया की वैक्सीन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दे दिया गया है। तो ये मलेरिया की वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है, आपको नाम पता है। यह वैक्सीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय किसके द्वारा विकसित की गई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान के द्वारा इसको मिलकर के तैयार हुआ है। ICMR के क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान भुवनेश्वर और राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। क्लियर। हाल ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो आपका प्लाज्मोडियम फॉल्सीफोरम, इसमें सबसे घातक मलेरिया परजीवी होता है। 2 इसमें चरणों का लक्षण भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये प्री एंथ्रीसाइटिक यकृत के चरण में हो सकता है, या फिर आप देखोगे सेक्सुअल चरण में भी हो सकता है। तो भारत की पहली, अगर आपसे पूछे कि मलेरिया की वैक्सीन कौन सी है, तो एडफाल वैक्स आपको याद में रखनी है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। मलेरिया को अगर थोड़ा जान ले, मलेरिया क्या है सर, तो मलेरिया एक आप देखोगे घातक बीमारी होती है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होती है। परजीवी से दूसरे जीवों से फैलती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, मलेरिया हैजा फैल जाता है। क्लियर। हाँ, यह संक्रमित मादा एनाफ्लीजा जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। क्या होता है, एनाफिली, जो एनाफ्लीज मच्छर होता है उसके द्वारा होता है। ये 5 आप देखोगे क्या है, प्लाज्मोडियम प्रजातियों से मनुष्यों में मलेरिया तक, जिसमें आप देखोगे P पल्सीपेरम, P विवेक्स और P मलेरिया और P ओवेलो और P आप देखोगे ओनेलिसी के रूप में भी जाना जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, परजीवी एक बीमारी के रूप में होता है और इसको प्लामोडियम, इसको प्लाजोडियम कहा जाता है। और ये संक्रमित एक मच्छर है जिसको बोलते हैं एनाफ्लीज, एक मच्छर है, उसके कारण ये काटने से फैल जाता है। तो इसको लेकर के अभी क्या है, भारत की अपनी वैक्सीन बनाई गई है। कई बार आता है आपका mRNA वैक्सीन क्या है, इसको अनुलोकिटी। देखो mRNA वैक्सीन क्या है, इसको थोड़ा समझो ताकि आपसे अगर पूछा जाए तो आप बता सकें कि एनकोलिटिक एक व्यक्तिगत mRNA वैक्सीन क्या है। क्लियर। हाँ, अभी क्या हुआ है, रूस के कैंसर के उपचार के लिए एनकोलिटिक वैक्सीन, जिसमें एंटेरोमिक्स या फिर व्यक्तिगत mRNA कैंसर विकसित कर रहा है। तो अभी क्या की है, रूस के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, जो कि कैंसर रोधी वैक्सीन के रूप में जाना जाता है। अब आपसे वो नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा mRNA वैक्सीन के बारे में। ये तो ठीक है भाई, इससे क्या होता है, ये कैंसर चिकित्सा को, जो कि कैंसर कोशिकाओं को सीधे मारने या फिर आप देखोगे ट्यूमर रोधी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रेरित करने के लिए OB का उपयोग करते हैं और ये सारी चीजें इसमें हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्या
mRNA के फायदे। देखो ये खासतौर पर क्या है, ये तीव्र होता है, रैपिड डेवलप होता है, क्योंकि ये वायरस का अनुवांशिक अनुक्रम जेनेटिक सीक्वेंसिंग मिलते ही और mRNA जो होती है ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी तैयार की जा सकती है। दूसरा, मजबूत प्रतिरक्षा है, इसमें स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी और टी सेल कोशिका दोनों प्रकार की इम्यूनिटी को सक्रिय करती है, जिससे समग्र सुरक्षा मिलती है। उसके साथ साथ जीवित वायरस की जरूरत इसमें नहीं पड़ती, नॉन लिविंग वायरस की नीडेड, इसमें हम जीवित नहीं बल्कि डेड। इसमें क्या होता है, असली जीवित वायरस का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए बीमारी और फैलने का खतरा भी नहीं होता और यह प्रभावशीलता भी बनी रहती है। ये व्यक्तिगत जो mRNA वैक्सीन है, अगर हम इसकी बात कर लें थोड़ा, ताकि इससे अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ये व्यक्तिगत वैक्सीन के रूप में प्रयोग की गई ट्यूमर वैक्सीन होती है, इसको क्लियर। हाँ, आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट वैक्सीन तैयार किया जाता है और प्रतिरक्षा तंत्र कैंसर कोशिकाओं की पहचान करना और उसको क्या करता है, ये सिखाता है, और वायरस के लिए विशिष्ट प्रोटीन उत्पादन करने में महत्वपूर्ण होता है। mRNA जो वैक्सीन होती है ये बेसिकली टीके के प्रकार के टीके होते हैं, एक प्रकार का, जिसमें मैसेंजर RNA के छोटे आप देखोगे टुकड़ों का उपयोग करके हमारी कोशिकाओं वायरस के बारे में विशिष्ट प्रोटीन उत्पादन करते हैं और उससे उसको मार गिराते हैं। क्लियर। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण है, देखिए अभी क्या हुआ था हाल ही में, जो WHO ने पैंडेमिक एक तरीके से एग्रीमेंट, जो महामारी समझौता अभी हुआ था, तो WHO ने खासतौर पर इसके सदस्य देशों ने महामारी समझौता अंतर सरकारी कार्य समूह IG अपनी एक पहली बैठक की थी, इसकी IGWG की। अब ये जो महामारी समझौता है क्या है, तो WHO का संविधान है जो उसका अनुच्छेद 19 के तहत दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौता है। गौरतलब है कि यह पहला अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौता WHO का तंबाकू नियंत्रण फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2003 में हुआ था। इस समझौते में क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन की बात की गई है। 2005 के अनुसार उद्देश्य वैश्विक महामारी रोकथाम की निगरानी को मजबूत करना है। पैथोजन और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो आपका है, इस प्रणाली को लेकर के अंतर सरकारी समूह के माध्यम से PAVS मसौदा तैयार करने पर वार्ता भी शुरू कर दी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है WHO का पैंडेमिक एग्रीमेंट के बारे में। क्लियर। हाँ, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है UIP। अभी देखो क्या हुआ था, ये जो UIP है इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा, कभी UPI नहीं पढ़ लेना इसको। ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है एक, इसके माध्यम से क्या है, WHO और यूनिसेफ ने 2024 के आंकड़ों अनुसार भारत में टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और इसके माध्यम से कवरेज लगभग यह 12 बीमारियों के खिलाफ एक मुक्त टीकाकरण प्रदान करता है। पूरे देश में 9 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है और ये आप देखोगे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रुबेला, बचपन की खासतौर पर TB, हेपेटाइटिस B और इन सब के अलावा मेंजेनाइटिस और निमोनिया इत्यादि को, इसमें लगभग ये 9 बीमारियां हैं और इसको ये कवर करता है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत में UIP भारत के लोक स्वास्थ्य प्रयासों में से एक प्रमुख हिस्सा भी रहा है। ये खासतौर पर उपलब्धियों की बात करें तो पोलियो मुक्त भारत 2014, नवजात शिशु टेटनेस उन्मूलन 2015 और UIP के तहत में प्रदान की जाने वाली सभी टीकाकरण सेवाओं में डिजिटल के लिए UWIN प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। तो इसको भी आपको क्या है ध्यान में आपको विद्यार्थी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, मोनोक्लोनल जो आपकी एंटीबॉडी है, ये पूछा जाता है कई बार। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये जो MAVS क्या है, देखो अभी क्या हुआ है, ICMR ने एक तरीके से नीपा वायरस जो रोग था उसके खिलाफ एक खासतौर पर आप देखोगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित की है। किसके खिलाफ है, ये नीपा वायरस के खिलाफ है। नीपा वायरस क्या है सर, ये खासतौर पर आप देखोगे जूनोटिक डिजीज है। कैसा है, जूनोटिक डिजीज है और ये चमगादड़ों के संक्रमित जानवरों में फैलता है और मनुष्यों में गंभीर रूप से श्वसन तंत्रिका संबंधी बीमारी पैदा करता है। बात कर लेते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। ये एक तरीके से एंटीबॉडी प्रयोगशाला में बनाए जाते एक प्रोटीन होते हैं, क्लियर, विशेष रूप से एंटीजन से जुड़े प्राकृतिक प्रतिरक्षा की नकल करते हैं और उसी प्रकार की क्या करते हैं, एंटीजन को निष्क्रिय कर देते हैं, बिल्कुल उसकी सैम नकल करके उसको वहीं क्षति कर देते हैं। उत्पत्ति ये सिंगल आप देखोगे पेरेंट वी कोशिका से खासतौर पर क्लोन की गई समान प्रतिरक्षा शोधी होती है। आपने पढ़ा होगा टी सेल और बी सेल, पढ़े हैं। हाँ, तो जो टी सेल होती है वो ट्रांसफर करती है, वो मैसेज देती है बी सेल को और बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी बना लेती है। तो जो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है तो इसमें बी सेल काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो विभिन्न प्रकार के वायरस भी आ जाते हैं ना, तो उसमें जो बी सेल है वो एंटीबॉडी बना देती है बॉडी आपकी और चीजें कर देती है काम। इनका कार्य इस्तेमाल विभिन्न बीमारियां जैसे कैंसर,
आइटो ह्यूमन रोग, वायरस संक्रमण, निदान, रोकथाम, इलाज किया जा सकता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में रखना इसको। अभी देखो ये चर्चाओं में रहा था, ये पहल आपसे पूछी जा सकती है, मोस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3/35 इनिशिएटिव, ये पहल बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी WHO ने 3/35 पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य 2035 तक हेल्थ टैक्स के माध्यम से तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थों की कीमतों में कम से कम 50% की वृद्धि करना है, मतलब कि टैक्स बढ़ाना है। इसका उद्देश्य है 3/35 इनिशिएटिव। तो इससे है हेल्थ टैक्स, तंबाकू हुआ, शराब हुआ, शर्करा प्रयुक्त जो पेय पदार्थ होते हैं उन पे कम से कम 50% टैक्स लगाओ। WHO। स्वास्थ्य कर क्या होता है? यह कर खासतौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले उत्पादों पर लगाया जाता है। शराब है, तंबाकू है, और इसमें WHO का मानना है कि आपके मोटापे और अन्य संबंधित गैर संचारी रोग जो नोल आपके NDC की समस्या, NCD की समस्या से निपटने के लिए कर सबसे अधिक किफायती साधन भी है। तो बेसिकली आपको अगर पता चले, तो आपको अगर पूछा जाए 3/35 इनिशिएटिव क्या है, तो बेसिकली WHO के द्वारा शुरू किया गया है। ये आपका हेल्थ टैक्स के रूप में जाना जाता है और 50% की बात इसमें हो रही है। क्लियर? हाँ। इन सब के अलावा है राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, नेशनल वन हेल्थ मिशन। अगर हम देखें तो ये क्या है? भारत सरकार के राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन, अभी इसको शुरू जारी किया गया है। अब ये क्या है सर? ये बहुक्षेत्रक एक पहल है जिसमें मानव, पशु और वन्यजीव, पर्यावरण, स्वास्थ्य एकीकरण दृष्टिकोण को उपलब्ध करना है और समन्वय, निगरानी, निदान और रोगों के प्रकोप को निष्क्रिय रूप से देखना है। सामान्य रूप से ये नोडल एजेंसी की बात कर ले तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में ये कार्य करता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान ICMR द्वारा संचालित है। राष्ट्रीय वन हेल्थ संस्थान नागपुर में अवस्थित है। मिशन की आवश्यकता है पशुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, महामारी को रोकना, तत्परता और रोगाणु प्रतिरोधी मतलब कि AMR पर नियंत्रण करना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय आपका नेशनल वन हेल्थ मिशन। क्लियर? हाँ। ये ट्रांस फैट अगर पूछा जाए आपसे तो अभी देख लो इसको भी, ये भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में था। जो ट्रांस फैट है, अभी क्या हुआ था? WHO ने ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ओमान, सिंगापुर के औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट के उपभोग को समाप्त करने की उल्लेखनीय नेतृत्वकारी भूमिका की औपचारिक रूप से मान्यता दी। क्या है सर ये ट्रांस? आप देखोगे फैक्ट्स के बारे में, तो एक तरीके से ट्रांस जो फैट्स होता है, ये ट्रांस फैट एसिड होता है एक प्रकार का। क्लियर? ये एक तरीके से आत्मसत्व मतलब कि जो आपका अनस्टैंडर्ड फैट कहा जाता है इसको, जो प्राकृतिक रूप से औषधीय दोनों स्रोतों से आपको मिलता है, जैसे मीट है, दूध है, उसमें आपको मिलता है फैट। औद्योगिक ट्रांस फैट आमतौर पर आप देखोगे जैसे बिस्किट है, तले हुए खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, ये सब आप वनस्पति तेल है, ब्रेड है, ये सब आप खाते हैं तो उसमें आपको मिलता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या होता है सर? इससे खासतौर पर बेंड कोलेस्ट्रॉल और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल, आपको LDLC का स्तर बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आपका। इससे आप देखोगे सूजन, अधिकांश बजनी, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और कुछ प्रकार के कैंसर से भी जोड़ करके देखा जाता है। तो ये ट्रांस फैट है जो आप जलेबी पकौड़ी खाते हैं या फिर समोसे खाते हैं, मोमोज खाते हैं, तो इसमें सारी चीजें आपको देखी जा सकती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक माफ कीजिएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ORS। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अभी देखो क्या हुआ है, ये जो आपका टाइप ऑफ डायबिटीज, ये भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है, तो इसको थोड़ा सा कई बार आपसे पूछने की संभावना इस पे है। डायबिटीज पर क्वेश्चन कई बार बने भी हैं और पूछा भी जा सकता है। तो अभी अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ की विश्व के मधुमेह कांग्रेस के कुपोषण से जुड़े मधुमेह की आंशिक रूप से हेपेटाइटिस, आप देखोगे टाइप B डायबिटीज, मतलब कि टाइप जो 5 है उसकी डायबिटीज का नाम दिया गया। क्या? जो कुपोषण से जुड़े मधुमेह के अधिकारी के तौर पर उसको टाइप बनाया गया डायबिटीज 5 अगर कुपोषणता है तो। इसे J टाइप्स आप देखोगे डायबिटीज भी कहा गया है। इस बीमारी में कुपोषण और कम वजन, बॉडी मास इंडेक्शन क्या है, से जुड़ी हुई थी, तो इसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज कहा गया है 5 नंबर की। अगर किसी की मान लीजिए एज है 30 साल और उसका वजन है मात्र 25 किलो, तो उसको क्या है? आप देखोगे डायबिटीज की बीमारी है। मधुमेह तब होती है जब खासतौर पर आप देखोगे पैंक्रियाज अपर्याप्त इंसुलिन उत्पन्न नहीं करती है और जब शरीर अपने उत्सर्जन जो इंसुलिन का सही रूप से उपयोग नहीं कर पाता। यह मधुमेह का एक प्रकार है। यह रोग विशेष रूप से बचपन या फिर किशोर अवस्था या दीर्घकालिक कुपोषण के कारण होता है। तो कुपोषण से रिलेटेड है, ध्यान रखना, जो डायबिटीज 5 है। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज 1 और 2, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। चलो देखो,
अगर बन की बात कर ले, ये तब होता है जब शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली इंसुलिन बनाने वाली जो बीटा कोशिका है वो नष्ट कर दे। तो ऐसी स्थिति में अग्नाशय इंसुलिन उत्पन्न नहीं कर पाता है, तो इससे बनता है हेपेटाइटिस, जो आपका माफ कीजिएगा डायबिटीज 1। डायबिटीज 1 तब होता है जब इंसुलिन आपकी बॉडी में बनना कम हो जाए, और यदि इंसुलिन बनना कम हो जाए तो आपको दिया जाता है फिर इंजेक्शन। हेपेटाइटिस 2 इसमें रक्त शर्करा खासतौर पर ब्लड शुगर का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोधक अपर्याप्त संतुलन उत्पादन कर देता है, जिससे मोटापा अधिक और पोषण के कारण होता है। इससे शरीर आप देखोगे इंसुलिन की अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाता है। इन सब के अलावा अगर हम बात कर लें गर्भ अवस्था जन्य, यह डायबिटीज गर्भ अवस्था के दौरान होती है। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है तो इससे माता और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? हाँ, तो डायबिटीज 1 याद रखना, डायबिटीज 2 याद रखना, और डायबिटीज अभी जो आपका 5 आया है उसको भी ध्यान में रखना है, जो किससे है, आपके कुपोषण से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप एंड शूट प्रोटॉन शर्करा, नहीं ये सार्क इतना नहीं है, थेरेपी वगैरह ये इतनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो यहां पे हमने देखा था आपसे हेल्थ को लेकर के, अब बात कर लेते हैं आपकी किससे जुड़ी हुई। खासतौर पर आप देखोगे वायु और रक्षा प्रणाली को लेकर के हम आपसे परिचर्चा करते हैं। चलो देखो, एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसमें कुछ ऐसा कई बार क्वेश्चन आपके मिसाइल से पूछ लिया जाता है ना, कई बार आपके रॉकेट लॉन्चर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो वायु रक्षा प्रणाली देखते हैं सबसे पहले, एयर डिफेंस सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया एज एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। देखो ये सुर्खियों में क्यों रहा। अभी एडीएस ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमलों की सफलतापूर्वक नाकाम इसको कर दिया। तो वायु रक्षा जो प्रणाली है, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम है, अब जरा इसको देख लेते हैं। तो ये किस तरीके से आप देखोगे, समन्वित जवाबी यूएसए मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड इसमें शामिल है, जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली की भूमिका निभाता है। इसमें खासतौर पर आप देखोगे रूस से लिया गया S-400, इसकी चर्चा हुई थी। और याद कीजिए वो आपके हमले जो अभी पाकिस्तान के साथ भारत का बाहर हुआ था। क्लियर? इसने भारत के, इसको खासतौर पर इसे भारत में क्या कहा जाता है, S-400 को ध्यान रखना, सुदर्शन चक्र इसका नाम दिया गया है। कमांड और कंट्रोल सिस्टम इसमें पैकेज, एरे रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से बचाव के उपाय इसमें लेंस लगे होते हैं। ये खासतौर पर 360 डिग्री रडार को, मिसाइल को कवरेज करता है। ये इस प्रकार से घूम जाता है और 360 डिग्री सबको कवर करता है। क्लियर? हाँ। इस सब के अलावा बराक 8 भी याद रखना है, जो भारत और इजराइल संयुक्त रूप से विकसित किया गया बराक। तो आपको S-400 बराक, ये क्या है, मध्यम दूरी की आप देखोगे मारक करने वाली जो मिसाइल प्रणाली के रूप में, जिसमें MRSA और LRSM के रूप में है। यह एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है और समुद्र और भूमि दोनों में उड़ान भरने में सक्षम है। उसके बाद आता है आपका आकाश, तो S-400 बराक, इसके बाद आता है आकाश हथियार। क्लियर? हाँ, ये स्वदेशी रूप से निर्मित है, कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ध्यान रखना, सरफेस टू एयर मिसाइल है। बिल्ट इन इलेक्ट्रॉन काउंटर उपयोग ECCM से ये लैस होता है। ग्रुप मोड और इसके अलावा ऑटोनोमस मोड के साथ कई लक्ष्यों को यह निशाना बना सकता है। यह प्रणाली एक्टिव और पैसिव जैमिंग के खिलाफ बहुत मजबूत होती है। तो ध्यान में आपको रखना है, चाहे वो बराक 8 हो, चाहे आकाश हथियार प्रणाली हो जो स्वदेशी है, और उसके साथ साथ चाहे आपका S-400 हो, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए आकाश तीर, चलो ये तो इतना नहीं है, आकाश तीर भी थोड़ा ध्यान में रखो आप, कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ में जब सीमा पार हिंसक झड़पों के दौरान में ड्रोन और मिसाइल खतरों को रोकने के लिए बेहतर उपयोग किया गया था किसका, आकाश तीर का। किसका? आकाश तीर। पूछा जा सकता है ना आकाश तीर किससे संबंधित है। यह भारत की पूर्णतः स्वदेशी है, स्वचालित रूप से वायु रक्षा नियंत्रण एक रिपोर्टिंग प्रणाली तंत्र है। ये शत्रु के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन पर हमला को स्वचालित रूप से बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह निष्क्रिय रक्षा के बजाय सक्रिय जवाबी कार्रवाई के रणनीतिक रूप से बदलाव को दर्शाता है। विशेषताएं इसकी आप देखोगे क्या है, इसमें यह खासतौर पर C4ISR कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलांस और इन सब के अलावा तो ही फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है। यह वाहक आधारित प्रणाली जो कि इसे गतिशील बनाता है।
यह एक एआई संचालित और पूरी तरह से स्वचालित रूप से एयर डिफेंस प्रणाली के सिस्टम के रूप में जाना जाता है आकाश तीर। विकसित की बात कर लें तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब कि वेल के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है आकाश तीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकृत वायु रक्षा जो हथियार प्रणाली है, अभी ये डीआरडीओ के द्वारा चर्चाओं में रहा था, तो इसको आप आगे बढ़िएगा, इसमें कोई ऐसा खास है नहीं। आप इसको देखते हैं आगे। क्योंकि क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है, क्वेश्चन आपका बनता है मिसाइल सिस्टम से। हाँ, ये बहुत जरूरी है, ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही जरूरी है, अन्यथा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये अदर आपके एयर डिफेंस सिस्टम है जो न्यूज में रहे थे, देखो कई बार पूछे गए हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे यहां से क्वेश्चन बने हैं। यहां पर प्रणाली का नाम है देश है विशेषताएं। जैसे एक बार क्या हुआ था 2013 में टर्मिलाइज जो हाई एल्टीट्यूड एयर जो आपका डिफेंस है थर्ड, इस पे क्वेश्चन बना था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों को मार्ग में ही क्या कर सकता है, रोक करके नष्ट कर सकता है। ऐसे ही आ जाता है आपका एरो 2 और एरो 3, ध्यान रखना, जिसमें आयरन डोम और डेविंग स्किलिंग भी आ जाता है, तो ये इजराइल का है, क्लियर। हाँ, तो आयरन डोम एक तरीके से कम दूरी, डेविड स्लिंग कम से मध्य और मध्यम से लंबी दूरी की, एरो लंबी दूरी की मिसाइल के रूप में क्या कर देता है, उसको ध्वस्त कर देता है। गोल्डन डोम, गोल्डन डोम किसका है सर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, थर्ड और गोल्डन डोम 2029 तक उम्मीद है कि यह तैनाती हो सकती है गोल्डन डोम की, अमेरिका कर देगा। इजराइल के आयरन डोम से प्रेरित है, लेकिन इसमें शस्त्रों मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए निगरानी उपग्रह और इंटरसेप्टर उपग्रह दोनों का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आता है आपका पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको बोलते हैं पीएमएड्स। ये पीएमएड्स जो है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का, तो ये भी आपका टारगेटेबल है और एक मोबाइल मिसाइल निशानी पर है, मतलब कि आप मोबाइल से इसको चला सकते हैं। बराक अगर हम बात कर लें, ये जो आपका बराक मेगन है ये इजराइल का है। ये विद्युत की ढाल एक तरीके से हिब्रू नाम के रूप से उन्नत नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देख भी रहे हैं इनके चित्र भी, क्लियर। हाँ, एक है आपका HQ9 जो आपका सिस्टम है, ये चीन का है, यह रूसी S400 से प्रेरित है, क्लियर। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो इसमें महत्वपूर्ण है आयरन डोम, थर्ड और गोल्डन डोम, ध्यान में रखना है आपको, क्लियर। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चर्चाओं में रहते बेसिकली, तो आपसे पूछने की संभावना हो सकती है। चलिए अब एक बड़ा अंतर आपको बता देते हैं, क्योंकि मिसाइल तो आप पढ़ते हैं, जैसे हम आपको मिसाइलें पढ़ाएंगे, जो भारत की मिसाइलें हैं 5, लेकिन उसके साथ साथ आपको कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर आइए देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्लियर। हाँ, चलो देखो, अगर हम बात कर ले क्रूज मिसाइल के बारे में, जो क्रूज मिसाइल होती है सर वो क्या होती है, पहले उसके बारे में बताइए। क्रूज मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, ये पूरी तरह के दौरान निरंतर उड़ान के लिए जेट इंजन से संचालित होती है, सुपरसोनिक मिसाइल के रूप में कही जाती है। अब जरा समझना इसमें, जो आपकी क्रूज मिसाइल होती है, इसको जरा समझो, ये मिसाइल है, ये ऐसे खड़ी हुई है। क्रूज मिसाइल क्या है, थोड़ी उठेगी फिर ऐसे हो जाएगी और सीधी अपना लक्ष्य की तरफ चल देगी। मानो कि ये क्रूज मिसाइल थी, ऐसे क्रूज मिसाइल थी, अब ये उठी, ऊपर उड़ी थोड़ी सी, अब ये ऐसे सीधी चली जाएगी, तो सरफेस की साइड में चलती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो सीधी उस तरीके से ऊपर जाती है, ऊपर जाके रॉकेट की तरह फिर उस तरीके से दागती है ऐसे, तो ध्यान में रखना है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो ऊपर जाती है ऐसे परवलाकार का, ऐसे फिर जाकर के गिरती है, और क्रूज मिसाइल थोड़ी उठती है फिर इस तरीके से चलना शुरू कर देती है सरफेस के समतल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना अंतर थोड़ा सा। क्रूज की बात कर ले, यह परिचय की बात कर ले, तो यह पूरी तरह से क्या है, यात्रा के दौरान निरंतर उड़ान के लिए जेट इंजन संचालित होती है। इसमें सब सोनिक क्रूज मिसाइल जो कि 0.8 से मैक गति से आता है। सुपरसोनिक की बात कर ले, जैसे सबसोनिक, सुपरसोनिक, ये जो मैक होता है ये आपकी वायु की गति से अधिक की गति कही जाती है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं आप तक मेरी जो आवाज जा रही है वो मैक है, जैसे एक मैक आप कितनी गति से पहुंच रहा है, तो सुपरसोनिक कहा जाता है। जैसे सबसोनिक होता है 0.1 मैक होता है, सुपरसोनिक होता है 2 से 3 के आसपास में, और हाइपरसोनिक जो होती है क्रूज मिसाइल ये आपका 5 से प्लस में देखने के लिए मिलती है। पथ की बात कर लें, जो आपकी क्रूज मिसाइल होती है अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही उड़ान भरती हैं,
लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भी जाकर के आपको देखने के लिए मिलती है। मारक क्षमता अगर क्रूज मिसाइल की बात कर ले तो कम दूरी की होती है, लेकिन मार्ग बदलने पर ये लक्ष्य के ऊपर मंडराने में सक्षम होती हैं। ये मार्ग बदल सकती हैं, ऐसे लक्ष्य जिधर जाएगा उधर ही ये पीछे पीछे एकदम पड़ गया ऐसे मान लो, हाँ एक जीव है बिल्कुल। उसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लें तो रॉकेट इंजन से इसको संचालित किया जाता है। अधिकांश उड़ान बिना इंजन के होती है। प्रकार की बात कर ले कम दूरी की आप देखोगे मिसाइल जिसमें 1000 किलोमीटर से लेकर के अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम तक, खासतौर पर 5500 किलोमीटर की दूरी तक पूरे भारत में कहीं भी छोड़ दो, उड़ेगी सीधी ऐसे अपने लक्ष्य की तरफ। बैलिस्टिक आप देखोगे प्रक्षेपण, इसमें जो प्रक्षेपक होता है इसमें अनुसरण करती है और पहले ऊपर की ओर जाती है फिर लक्ष्य की ओर नीचे गिरती है। ये सामान्य रूप से लंबी दूरी और बहुत अधिक गति वाली मिसाइलों के रूप में जानी जाती है। तो बैलिस्टिक और क्रूज को आपको ध्यान में रखना है। पेलोड की बात कर लें, जो क्रूज मिसाइल होती है छोटे और हल्के, खासतौर पर पारंपरिक परमाणु ले जा सकते हैं, लेकिन ये बड़े ले जाती है, ठीक है। इनके अलावा मिसाइल को अगर रोकना है तो देखो ध्यान रखना, जो क्रूज मिसाइल होती है उसको पहचान करना कठिन है, लेकिन इसको पहचान के बाद इसको अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। क्रूज जो मिसाइल है आप पहली बात तो उसकी पहचान बड़े उससे कर पाओगे कि मिसाइल आ रही है कि नहीं। अगर आपने पहचान कर ली तो रोक सकते हो, परंतु मान्यवर बैलिस्टिक मिसाइल की अगर पहचान आपने कर ली आप इसको फिर भी नहीं रोक सकते। प्रारंभ में पहचान आसान है, परंतु अत्यधिक गति के कारण मिसाइल को रोकना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे क्रूज मिसाइल में ब्रह्मोस आप कर सकते हैं, और जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें पृथ्वी अग्नि की श्रृंखला की जो मिसाइल है वो आप कर सकते हैं। आइए जरा देख लो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं दोनों चीजें अंतर से। बैलिस्टिक मिसाइल देखो रॉकेट से जा रही है ऊपर, ये यहां पर जा रही है, लक्ष्य यहां पर है। तो बैलिस्टिक मिसाइल देखो एक परवलयाकार का एक बना रही है ऐसे, क्लियर। वही देखो प्रमोशन की बात, यहां पे देखो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल ऐसे देखो कहां बिल्कुल एकदम नीचे, और ये भी लक्ष्य पे जा रही है। तो दोनों में ये अंतर होता है। क्वाजी और बैलिस्टिक मतलब कि क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइलें होती हैं जिनका प्रक्षेपण अपेक्षाकृत निम्न होता है और बैलिस्टिक पथ पर अनुसरण करती हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उड़ान के दौरान दिशा बदलने और आप देखोगे इसको पैतरबाजी करने में सक्षम होती है। कौन? ये जो आपकी देखो पैतरेबाजी कर रही है ना ऐसे, लेकिन क्रूज तो पैतरे कर सकती है, ऐसे जा सकती है। क्रूज मिसाइल इधर उधर कर सकती है, उल्टा सीधा ऐसे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल ने उड़ान बढ़ी और सीधा अपने लक्ष्य पर जाकर के गिर जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से बेसिकली क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा फोकस दिया हूं। बस ये अग्नि आपकी जो एक तरीके से ये अग्नि एक सीरीज ही चल रही है, अग्नि इंटरमीडिएटेड जो रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अग्नि क्या है, एक तरीके से आप देखोगे बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में है। अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। ये सामरिक बल के रूप में काम करेगा। परमाणु सामान को खासतौर पर कमान प्राधिकरण के रूप में काम करता है, क्लियर। हाँ, हथियार ले जा सकते हैं परमाणु यहां पर। यह एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल के रूप में है, और 3 चरण इसमें होते हैं, और तीनों क्या है, ठोस ईंधन से इसमें चलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थी, कई बार आपसे पूछा जाता है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, पटना जैसे आप पढ़ते हैं PATNA, ध्यान रखना जैसे पटना है, ठीक है। पी से होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी तो सतह से सतह पर है। अग्नि ये भी सतह से सतह पर है। त्रिशूल जो होती है ये सतह से, त्रिशूल को आप ऐसे फेंकते हैं ना ऊपर, तो ये सतह से आकाश में है। नाग ये भी ऊपर चला जाता है, और आकाश ये तो सीधा ऊपर ही जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अगर हम बात कर ले, ये लगभग 5000 किलोमीटर से अधिक है, DRDO ने विकसित किया है, ठीक है। और IG जो MD है आपका एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम है, उसके तहत 5 मिसाइलों में से इसको शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर ले, ये चुनिंदा देशों में खासतौर पर भारत की स्थिति को कवर करता है। भारत जो इसके अतिरिक्त अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के पास भी है ऐसी मिसाइल जैसी भारत के पास में। इसको मल्टीपल इंडिपेंडेंस टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। आप अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग समय पर इसको क्या है, दाग सकते हैं, ठीक है, जो अग्नि 5 है। इन सब के अलावा ये बात कर लेते हैं IGMR क्या है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। इसके तहत जो कौन कौन सी मिसाइल है, इसमें जैसे पृथ्वी है कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, त्रिशूल है कम दूरी की कम ऊंचाई पर सतह से हवा में मार कर रहा है, त्रिशूल फेंक रहे हैं शिव जी का, ठीक है। आकाश है, ये मध्य दूरी की सतह से हवा में आकाश ऊपर देख रहे हो। नाग है, ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल होती है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ऐसी याद है अग्नि प्राइम जो है ये आपका DRDO में सामरिक रूप से, और इसमें खासतौर पर ये रेल आधारित है। अभी अग्नि जो प्राइम था अभी इसका परीक्षण हुआ था, तो आप रेल पे से इसको छोड़ सकते हैं, रेल पे से। तो ये रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से मध्य दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी किया गया। ये अपनी तरह की पहली भविष्यवादी रेल आधारित प्राइम प्रणाली है जो बिना किसी पूर्व शर्त रेल नेटवर्क पर चल सकेगी। तो रेल से भी आप छोड़ सकते हैं।
यह 2 चरणों वाली ठोस ईंधन पर आप देखोगे कैंटिस्टर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में है। यह परंपरागत परमाणु और दोनों सतह के हथियार ले जा सकती है। IGMDP की समाप्ति के बाद एक नई पीढ़ी की मिसाइल की एक पहली रखी गई है, तो इसको ध्यान में रखना है अग्नि प्राइम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ मिसाइलें हैं उनकी हम बात बताते चलते हैं आपको। कुछ मिसाइलें जैसे ब्रह्मोस है, तो ब्रह्मोस बेसिकली किसके द्वारा विकसित की गई है? भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से। ये एक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है। सतह से देखो, सतह से समुद्र और हवा में प्रमोशन किया जा सकता है। इसको सतह, समुद्र, हवा तीनों जगह से आप कर सकते हैं। ये पहले चरण में ठोस बूस्टर इसमें होते हैं और दूसरे चरण में तरल बूस्टर इसमें होते हैं। तो 3 मैक की गति से चलती है। इसकी रेंज है लगभग 290 किलोमीटर के आसपास। दागों और भूलजाओं पर काम करती है। कम उड़ान वाले समय के कारण लक्ष्य से बच नहीं पाते हैं और मल्टी हमला ये कर सकती है। तो यह है ब्रह्मोस, इसको ध्यान में आपको रखना है। उसके साथ साथ अगर हम बात कर ले अस्त्र, ठीक है, कुछ मिसाइल है उसके नाम हम बता देना आपको। अस्त्र ये एक तरीके से स्वदेशी रूप से बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो क्या है? एयर टू एयर अस्त्र क्या है? हवा से हवा में जो हमारी सेना है, ठीक है, वायुसेना, वो इसको दाग सकती है। अत्यधिक आप देखोगे पैतरेबाजी करने वाली सुपरसोनिक विमानों को भेदने में काम करती है। नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO द्वारा विकसित है। प्रत्येक मौसम में दिन हो रात हो किसी भी समय आप इसको दाग सकते हैं। मार्गदर्शन नेविगेशन रूप से विकसित होती है और 100 किलोमीटर तक की ये दूरी को कवर कर सकती है अस्त्र मिसाइल। उसके बाद आती है प्रलय। ये सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की ठोस प्रोडक्ट आप देखोगे अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में हाइपरसोनिक गति से उड़ती है। स्वदेशी रूप से विकसित है। DRDO और उसके अलावा RCI के द्वारा अन्य सुविधाएं हैं इसमें। रेंज इसकी क्या है? 150 से 500 किलोमीटर तक के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद आती है आपकी आकाश मिसाइल। ये DRDO ने विकसित की है। आकाश स्वदेशी रूप से आप देखोगे विकसित है। सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या रखना? सरफेस टू एयर है आकाश। और यह इसे बहुत ही विषम मौसम में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 4500 मीटर से ऊपर काम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी ये काम कर सकती है आकाश, इसलिए इसका नाम आकाश रखा गया। उसके बाद आता है आपका ULPGMV3। ये क्या है? एक तरीके से आप देखोगे अनमेड जो आपका मतलब कि मैं कहूँ एक ड्रोन है, ड्रोन से उड़ने वाली मिसाइल है। एक तरीके से UAV लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है जिसको U3 बोलते हैं। DRDO ने इसको विकसित किया है। हाई डेफिनेंशियल ड्यूजल चैनल सीलकर लगा हुआ है इसके अंतर्गत। तो कई तरह की क्या कर सकता है? हमले कर सकता है। और ये मैदानी क्षेत्रों और इन सब के अलावा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये अपना टारगेट बना सकता है। दिन और रात में काम कर सकता है और साथ ही आप देखोगे प्रमोशन के बाद भी इसको लक्ष्य में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें 2 वे डेटा लिंक भी इसके अंतर्गत आता है। एक आती है आपकी रैंप पेज मिसाइल। ये आपको रैंपेज मिसाइल दिख रही है। ये लंबी दूरी की हवा से सतह पर सटीक हमला करने वाली मिसाइल है रैंपेज। एक है अस्त्र और एक है रैंपेज, ध्यान रखना। ये सुपरसोनिक गति से यात्रा करती है जिसका पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है और ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा विकसित किया गया रैंपेज मिसाइल। तो ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे विद्यार्थियों। बोलो चीजें क्लियर हैं यहां तक कि नहीं? हाँ, यहां तक चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़े। यहां तक अगर आपकी चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ा जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि क्लास भी है। बिल्कुल, आइए अब बात कर लेते हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है ना। सुपरसोनिक मिसाइल तो हमने देख लिया मिसाइलों के बारे में, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और भारत का अपना पूरा सिस्टम। अब बात कर लेते हैं ये जो स्क्रैमजेट इंजन है ये क्या है सर। देखो बेसिकली क्या है, DRDO ने प्रयोगशाला में रक्षा अनुसंधान मतलब कि इसकी प्रयोगशाला ने DRDL ने 1000 प्लस सेकेंड का एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर ग्राउंड टेस्टिंग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह परीक्षण हाइपरसोनिक हथियार तकनीकी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में ये माना जा रहा है। अब हमसे क्या पूछा जा सकता है? हमसे पूछा जा सकता है स्क्रैमजेट इंजन। तो हमें स्क्रैमजेट इंजन के बारे में पता होना चाहिए। ये खासतौर पर सुपरसोनिक जो आपके कंबस्टिक स्क्रैमजेट इंजन है, ये खासतौर पर इसमें इंजन की तुलना में एक उन्नत संस्करण है। जो रैमजेट होता है ना इंजन, उसकी तुलना में अधिक है स्क्रैमजेट। रैमजेट एक प्रकार का एयर आप देखोगे ब्रीथिंग जेट इंजन होता है जो अपनी गति का उपयोग करके हवा को संपीड़ित
करता है ताकि इसे दहन मतलब कि कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जा सके, और इसमें इंजन में कोई ऐसे आप देखोगे रेट्रोट्रिंग प्रोसेसर नहीं होता है। क्लियर? हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन की तुलना की गई है, ये वायु ईंधन का क्या कर लेता है, धीमा उपयोग कर देता है। मैक इसकी गति कितनी है, 3 से 6 है, और सबसोनिक दहन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रैमजेट इंजन है। वही स्क्रैमजेट इंजन देखो, तीव्र वायु गति प्रणाली का उपयोग होता है, मैक इसमें गति 6 है, और सुपरसोनिक, मतलब कि यहां पर आपको इसमें एडवांस चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। क्लियर? हाँ, तो आगे आप चलते हैं। चलिए, इस समूह में शामिल होने वाला अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाले देशों में समूह में शामिल हो गया है। इसके अतिरिक्त कीर्तिमान हासिल करने वाले देश यूएसए है, चीन है, रूस है, और अब भारत भी है। तो भारत चौथे नंबर पर आ गया है स्क्रैमजेट में। क्लियर? हाँ, बेहतर कार्य कुशलता हो सकेगी, प्रोदन के और रॉकेट की तुलना में अधिक दक्ष हो सकेगा। रॉकेट और ईंधन जो इंजन के रूप में ईंधन ऑक्सीडाइजर का दोनों को ले जाना होता है, और जबकि जेट इंजन दहन के लिए वायुमंडल ऑक्सीजन पर निर्भरता होती है, तो ये वहां से चीजों को कर सकता है। क्लियर? हाँ, स्क्रैमजेट इंजन द्वारा संचालित रॉकेट भारी उपकरणों को ले जाने में सक्षम होंगे, और इसरो के अवतार नामक प्रोजेक्ट का उद्देश्य खासतौर पर रैमजेट और स्क्रैमजेट दोनों को लॉन्च करने वाले रॉकेट विकसित करना है। तो अवतार ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। GSAT-7 अभी क्या है, देखो कुछ भी नहीं है सर। ये अभी जैसे इसरो काम कर रहा है ना, अभी श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से LVM-3 जो आपका है, उसमें भारत का सबसे भारी परिचालित प्रक्षेपण यान के माध्यम से GSAT-7R को क्या है, सफलतापूर्वक आप देखोगे प्रक्षेपित किया जा चुका है। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। चलो देखो क्या है, इसके बारे में जानो। ये जो है जेस्ट जो आपका GAST-7R है, इसमें CMC-03 उपग्रह संचार के बारे में भारत की उन्नत रक्षा उपग्रह एक तरीके से श्रृंखला है, इसका एक पार्ट बनाया है। ये ऑर्बिट में खासतौर पर ये आपका भू समतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में GTO में रहेगा और प्रक्षेपित किया गया है। ये खासतौर पर जियो स्टेटरी ऑर्बिट में पहुंचेगा। कवरेज इसका क्षेत्र हिंद महासागर, भारतीय भूभाग और भारतीय तटीय से लगभग 2000 किलोमीटर मल्टी बैंड दूरसंचार सेवाओं पर यह काम करेगा। इसमें उपग्रह UHF SCKU कई ऐसी फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करती हैं जो वॉयस, वीडियो और डेटा का सुरक्षित रूप से प्रसारण संभव हो सकेगा। जीवन काल 15 वर्ष का है। यह पुराने हब बैंड के रूप में GSAT जो आपका 7 है, INSAT-4F और रुक्मणी का स्थान लेगा। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? हाँ, GSAT बेसिकली क्या है, एक श्रृंखला है जो नौसेना के लिए रुक्मणी भारत का ये पहला आधिकारिक तौर पर समर्पित एक नौसैन्य उपग्रह। इससे क्या होता है, हमारी जो डिफेंस है, हमारा जो सेना सिस्टम है, उसको क्या है, यहां से जानकारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। GSAT वायुसेना के लिए एक तरीके से एग्रीड बर्ड 2025 में प्रक्षेपित 2018 में आप देखोगे प्रक्षेपित किया गया था। यह वायुसेना के नेटवर्क केंद्रित अभियानों, युद्ध क्षमता, डेटा लिंक कनेक्टिविटी को मजबूत करता है। GSAT-7C एक तरीके से विकासधीन है जो भूमि आधारित हब मतलब कि ग्राउंड हब शामिल होंगे। इसमें रियल टाइम और सुरक्षित संचार को सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें थल सेना के लिए GSAT आपको 7B, यह भी विकासधीन का एक तरीके से है, अभी विकासधीन है। तो आपका GSAT-7C की बात कर लो, GSAT जो 7B है ये भी अभी है ना। तो सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और संचार को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्टली देखेंगे, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। MK-2A जो आपका ठीक है लेजर डायरेक्टर एनर्जी वेपन है, ये DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक तरीके से नेशनल ओपन एयर नौसार MK-2 लेजर डायरेक्टर सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। परीक्षण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस के बाद में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने उन्नत लेजर हथियार के रूप में है। हाल ही में इजराइल अपने दुश्मन के ड्रोनों को लेजर हथियार से मार गिराने में पहला देश बन गया है, और इजराइल वायुसेना का एयर डिफेंस एरे ने लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली को आप देखोगे प्रोटोटाइप का उपयोग किया है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, जिसमें आयरन बीम सिस्टम भी है और इसमें हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम के अनुकूलन इसमें करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत का हैदराबाद में लगाया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म, चलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ते हैं। विमान, हेलीकॉप्टर, अब देखो जो हेलीकॉप्टर है इसमें क्या हुआ है, अभी हाल ही में एडवांस मीडियम
कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं। तो ये रक्षा मंत्री ने निजी कंपनियों के सहयोग से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट विमान विकसित एक तरीके से एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। तो अब इसमें कुछ 5वीं पीढ़ी के बनाए जाएंगे, कौन कौन है जैसे आप देख लो अन्य तथ्यों के बारे में। इसमें क्या है, स्वीकृति मॉडल के तहत में एडवांस आप देखोगे मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे, जिसमें AMCA ये 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू जेट विमान के रूप में हाल के साथ निजी उद्योग को भाग लेंगे। वर्तमान में केवल अमेरिका F-22 और F-35, रूस का है सुखोई आपका 57 और चीन का है जेदू 20 परिचालन योग्य 5वीं पीढ़ी के विमान विकसित किए हैं। तो भारत में अभी नहीं है, भारत ने अभी सुखोई ले रखा है, किससे, रूस से। तो अमेरिका का है F-22 और F-35, सुखोई है रूस का जो 57 है, चीन का है जेदू। भारत में अभी कुछ ऐसा नहीं है 5वीं पीढ़ी का। क्लियर, हाँ, ये कार्यक्रम अभी हमारा चल रहा है। DRDO के तहत आप देखोगे एरोनॉटिक्स जो डेवलपमेंट एजेंसी ADA ने काम कर रही है, इसमें सुपर क्रूज इंटरनल वेपन बे सेंसर फ्यूजन AI आधारित आप देखोगे इसको बनाया जाएगा। तो कई चीजें हैं इसमें, वेरिएंट इसमें GEF F आपका 4F414 इंजन के साथ में AMCA मैक 1 स्वदेशी इंजन के साथ में मैक 2 योजना बनाई गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बोले सर ये 5वीं पीढ़ी का क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023-24 की परीक्षा में आपसे पूछा था, 24 की परीक्षा में। 5वीं पीढ़ी के 2 इंजनों से संचालित होते हैं, विशेष रूप से रात में एक इंजन के विफल होने की स्थिति में दूसरा इंजन क्या है, प्लेटफॉर्म से हवाई सुरक्षा और सर्वाइवल का उच्च स्तर प्रदान करता है। स्टील क्षमताएं इसमें है, दुश्मन के रडार और आप देखोगे इनका पता लगाना बहुत कठिन होता है, और उच्च आप देखोगे क्या है, पैतरेबाजी क्षमता करता है, सुपरसोनिक गति से उड़ान भरता है। तो ये चीजें हैं इसमें 5वीं पीढ़ी में। आगे बढ़ते हैं, लड़ाकू विमानों की नवीनतम पीढ़ियां, ये आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, 6ठी पीढ़ी की भी बात हो रही है, जो 6ठी पीढ़ी के आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें जो लड़ाकू विमान 6ठी पीढ़ी की बात हो रही है विद्यार्थी, वो क्या है सर, देखो कुछ ऐसे विमान होंगे जो 6ठी पीढ़ी के, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण करके हाइपरसोनिक क्षमताओं, मानव रहित क्षमताओं से ये लैस होंगे। जैसे चीन ने दिसंबर 2024 में चीन की 6ठी पीढ़ी के 2 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान जिसमें J-36 और J-50 उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। लीजिए, हम 5वीं विकसित कर रहे हैं और चाइना ने 6ठी बना लिया है। ध्यान में रखो, चाइना कहां पर पहुंच चुका है, ठीक है, और 2024 में कर चुका है। हम तो 25 में 26 में हैं, अभी 5वें पर ही हैं। तो ये कुछ विमान हैं जो हेलीकॉप्टर हैं, जो सुर्खियों में रहते हैं। जैसे अपाचे आपको दिख रहा है, ये मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, एकीकृत हथियार प्रणाली है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। उन्नत सेंसर रडार है अपाचे। LCA मार्क A1 है, ये तेजस के रूप में काम करता है, उन्नत संस्करण है, 5वीं पीढ़ी का है, ठीक है, हाँ, 4.5 पीढ़ी का विद्यमान रूप से ये है। क्लियर, हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राफेल है, ये आपका विमान, और इसमें फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी, इसको डॉल्स के द्वारा किया गया था। तो ये 1.8 की गति पर ये करता है। ये भी आपका 4.5वीं पीढ़ी पर आधारित है, ठीक है। नौसेना को लेकर के ये है, ये आपका जो थल सेना है और ये आपकी वायुसेना। तो थल सेना, वायुसेना और जल सेना को ये दिए हुए हैं। कुछ ऐसे शिप भी हैं जो जहाज में आप देखोगे शिप चर्चाओं में रहे थे, तो इनको भी ध्यान में रखो। कुछ जैसे INS अरना चर्चाओं में था, तो अभी इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय किले के नाम पर रखा गया। भारत का पहला एंटी सबमरीन वायर फेवल आप देखोगे सैलो वायर क्राफ्ट के रूप में इसको जाना गया है। ये डीजल इंजन वाटर सेट संयोजन रूप से चलता है, तो डीजल इंजन से इसको चलाया जाता है। क्लियर, हाँ, तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा कि ये वाटर जेट संयोजन द्वारा संचालित होने वाला सबसे बड़ा भारतीय नौसेना युद्धपोत है, तो ये ध्यान में रखो। INS करनाल, INS निस्तार भी आपको दिख रहा है, ये पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, निर्मित एक तरीके से ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है, जो आधुनिक इंडियन उपकरणों में सुसज्जित है और लगभग 300 मीटर की गहराई के गहरे समुद्र में आपको आप देखोगे सैचुरेशन हाइविडिंग करने में सक्षम है। तो 300 मीटर तक गहरा अगर वो समुद्र, ओशन कोई भी क्षेत्र है, तो उसमें भी ये तैरता है। यह डीप सब आप देखोगे रेस्क्यू वेसल के रूप में इसको जाना जाता है और मदरशिप के रूप में भी काम करेगा। इसका उपयोग कर्मियों को बचाने के लिए, निकालने के लिए किया जाता है। तो ये है आपका INS निस्तार और INS करनाल, दोनों को याद में आपको रखना है। रुद्राष्ट्र, ये राजस्थान के पोखर में अभी खासतौर पर मानव रहित आप देखोगे एक रुद्राष्ट्र सफलतापूर्वक एक ड्रोन की तरह है, ये आप काम करता है, तो उसका परीक्षण हो चुका है रुद्राष्ट्र का, इसको ध्यान में रखना है। भार्ग शास्त्र है, ये भी स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम है। जो भार्ग शास्त्र रुद्राष्ट्र हुआ
रुद्राष्ट्र हुआ, उसके साथ साथ भार्गवास्त्र हुआ, तो ये भी एक तरीके से एंटी ड्रोन सिस्टम है। क्लियर? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव, ये जो गौरव है इसको भी ध्यान में रखना क्योंकि चर्चाओं में था, ये करंट अफेयर में भी था। डीआरडीओ ने अभी क्या हुआ है, लॉन्ग रेंज जो आपका ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। प्रक्षेपण के बाद में ग्लाइड बम अत्यंत सटीक और हाइब्रिड नेविगेशन प्रणाली के माध्यम से लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन करता है, जिसमें भारतीय नेविगेशन प्रणाली आईएनएस और ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीएस ये संयोग से रूप से इससे किया जाता है। गौरव एक तरीके से आप देखोगे इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम श्रेणी के बराबर है। रेंज इसकी लगभग 100 किलोमीटर की रेंज है और सटीकता के साथ इसको लक्ष्य को भेज सकता है। तो एक प्रकार का बम है जो बनाया गया है गौरव, ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना है। फाइबर ऑप्टिक्स ड्रोन है ये, चलो इसको छोड़ो। हाँ, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेक्ट 17A अभी क्या हुआ था, इसके अंतर्गत मल्टी मिशन स्टील फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। जो प्रोजेक्ट 70A है इसके बारे में देखें, ये शिवालिक श्रेणी के प्रोजेक्ट 70 फ्रिगेट्स आप देखोगे के फॉलो ऑन आगामी युद्धपोतक का या जहाज की एक तरीके से निर्माणाधीन है। भारत के कुल 7 आप देखोगे क्या है फ्रिगेट्स का निर्माण मंझगांव डाक मुंबई और GRSE कोलकाता स्वदेशी रूप से आप देखोगे किया जा रहा है। इसका मुख्य प्रमोदन यंत्र खासतौर पर कंबाइंड डीजल और गैस कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है, जिसमें एक डीजल इंजन और एक गैस टरबाइन के रूप में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आता है नेत्र, नेत्र भी चर्चाओं में था, इसको भी ध्यान में रखो। जो भी है महत्वपूर्ण हम आपको बता ही रहे हैं। केंद्र सरकार ने अभी नेक्स्ट जनरेशन एयरबॉर्न मतलब कि अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जिसको बोलते हैं आवास इंडिया कार्यक्रम के उत्पादन को मंजूरी दे दी गई है और इसका नाम रखा है नेत्र M के सेकेंड प्रोग्राम भी कहा गया है। तो जो नेत्र है अगर हम इसकी बात कर ले तो ये एयरबेस खासतौर पर आपका इसे एयरबस कहा जाता है। A3021 प्लेटफॉर्म पर लगाए गए हैं। विशेष रूप से क्या है, ये लंबी दूरी तक के खतरे का पता लगाने, ट्रैक करने, उनकी निगरानी करने में सक्षम होता है नेत्र, इसलिए इसका नाम है। यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि उड़ता हुआ एक कमांड सेंटर है जो खतरों पर नजर रखने के लिए देश की क्षमता को और मजबूत करता है। तो एक तरीके से नेत्र है आपकी आंखें आपको विजुअल तरीके से आगे बताने में महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए, कई बार क्या होता है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट जो आपका यूनिट है अल्टरनेटिव एनर्जी, मतलब कि अब बढ़ते हैं ऊर्जा के सेक्टर की तरफ क्योंकि कई बार वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो होता है, ये आप ऑलरेडी इन चीजों को पढ़े हुए हैं, है ना, कि नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। जो सूर्य की आपको ऊर्जा मिल रही है क्या है, नाभिकीय संलयन के कारण ही तो हो रहा है, उसमें विस्फोट होते रहते हैं। इस संलयन होता है जब ऐसे जुड़ना और विखंडन हो जाता है बिखर जाना अणुओं का। यदि अणु आपके जुड़ जाएं तो उसको संलयन कहेंगे और विखंडन मतलब कि वो बिखर जाएं। आओ जरा इसको देख लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में आपको बता देते हैं। प्रक्रिया, जब एक न्यूट्रॉन किसी भारी परमाणु से टकरा करके तब वह परमाणु उत्तेजित होकर के 2 छोटे परमाणुओं में टूट जाता है, साथ ही अतिरिक्त न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। जो श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाती है उसको विखंडन कहते हैं। जो 2 न्यूट्रॉन आपस में टकराए और टूट गए और बाहर निकल गए। संलयन का मतलब होता है जब 2 परमाणु आपस में टकराकर एक भारी परमाणु बनाते हैं और 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। तो इसमें 2 मिले ऐसे परमाणु वो मिल गए और 2 न्यूट्रॉन टूटे परमाणु से बिखर गए, तो इसको संलयन कहते हैं जुड़ने को, और विखंडन बिखरने को कहते हैं। ईंधन के रूप में इसमें आप देखोगे यूरेनियम प्लूटोनियम होता है विखंडन में, और संलयन में खासतौर पर हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक ड्यूटेरियम और इसके अलावा ट्यूटेरियम देखने के लिए मिलता है। ऊर्जा उत्पादन जो विखंडन में, इसमें प्रति किलोग्राम ईंधन से संलयन की तुलना में कम ऊर्जा उत्पन्न होती है विखंडन से, लेकिन प्रति किलोग्राम ईंधन की विखंडन की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है नाभिकीय संलयन। और सूर्य का जो प्रकाश हम तक पहुंच रहा है नाभिकीय संलयन के कारण ही पहुंच रहा है। ऊर्जा की आवश्यकता तो आपको पता ही है, सबके लिए होनी चाहिए। और प्रौद्योगिकी तो आप सभी जानते हैं, अभी भी ये आप देखोगे क्या है चरण में है, लेकिन ये परिपक्व हो चुकी है, इसको सिद्ध रिकॉर्ड उपलब्ध हो चुके हैं विखंडन पे। तो अपशिष्ट जो है इसमें अस्थिर नाभिक वाला अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसमें से कुल लाखों वर्षों तक रेडियोधर्मी रहते हैं, और इसमें आयोडीन, सीजियम, स्ट्राइशियम और जेनॉन आदि होते हैं। लेकिन जब नाभिकीय संलयन होता है तो दीर्घकालिक रेडियोधर्मी अपशिष्ट नहीं बचता, इसमें केवल हीलियम और न्यूट्रॉन ही उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक घटना की बात कर लें, क्योंकि विखंडन जो है ये पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, इसके लिए रिएक्टर की आवश्यकता होती है।
परंतु अगर हम बात कर लें नाभिकीय संलयन की तो तारों में प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे सूर्य में आपको देखने के लिए मिलता है, तो वहां से एनर्जी आपको मिलती रहती है। एनर्जी गेन अगर हम बात कर लें तो वाणिज्यिक एक तरीके से संलयन ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ होता है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जितनी ऊर्जा का उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो इसको बोलते हैं नेट एनर्जी गेन। जितनी एनर्जी आपने ली नहीं बल्कि उसके ज्यादा आपने एनर्जी दे दी है। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं टोकामेक, जो आपके क्या है रिएक्टर। ये टोकामेक जो आपका टोकामेक जो रिएक्टर है ये चर्चाओं में मोस्ट है, इसको ध्यान में आपको रखना है। जहां पर मैंने लाइन यहां पर येलो कलर से कर दी ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अभी क्या हुआ है, विश्व के सबसे बड़े नाभिकीय संलयन परियोजना ITER ने अपने केंद्रीय चुंबक प्रणाली को पूरा कर लिया है, जिससे भारत ने कई प्रमुख घटकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत भी इसमें क्या है लगा हुआ है। क्लियर, हाँ आइए जरा देख लेते हैं इसके बारे में, टोकामेक के बारे में जानते हैं। भारत ने क्रायोस्टेट का निर्माण किया है और अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर मतलब कि ITER टोकामेक रिएक्टर को कोर को ऊर्जा प्रदान करेगी। भारत ने खासतौर पर इसका निर्माण और तरल हीलियम और चुंबकों के ठंडा करने के लिए आप देखोगे ले जा सकती है। इसका उद्देश्य क्या है, यह संलयन एक प्रचुर सुरक्षित और कार्बन मुक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में उसकी व्यावहारिकता तो दर्शाता है। यह फ्रांस में अवस्थित है, ध्यान में रखना। जो टोकामेक है ITER एक सेंटर बनाया गया है। भारत की सदस्यता अहमदाबाद में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च परियोजना में भाग लेने वाला एक अग्रणी संस्था के रूप में बना है। थोड़ा जान लो इसके बारे में। टोकामेक जो आपका रिएक्टर है इसका संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। कार्यप्रणाली है संलयन प्लाज्मा बनाया जाता है और मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों में सीमित। बेसिकली इसमें कुछ नहीं करेंगे, वैज्ञानिक इसका अध्ययन करेंगे कि जो सब प्रक्रिया हो रही है वो कैसे होती है। इसमें प्लाज्मा ठोस होता है और तरल और गैस भांति रूप से पदार्थ एक मूल अवस्था में होता है। टोकामेक रिएक्टर यूके के ज्वाइंट यूरोपियन जेट और चीन के एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक मतलब कि ईस्ट दक्षिण कोरिया, इन सब के अलावा आप देखोगे के STR में और JT60SA जापान और यूरोप द्वारा जापान में बनाया गया संचालित करने वाला है। नाभिकीय संलयन और टोकामेक अनुसंधान की गतिविधियां हैं तो इसमें आदित्य है अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट प्लाज्मा रिसर्च, पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया टोकामेक है। आदित्य आप देखोगे यू टोकामेक ये भी आया है, ये मध्यम आकार का एयर कोर टोकामेक है। और इसके अलावा स्टडी टेक सुपर आपको देखने को मिलेगा SST1, ये मध्यम आकार का सुपर टेक है। तो भारत में कहां पर है, अहमदाबाद में, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। हालांकि ये पिछले 2024 से चर्चाओं में, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते चलते हैं। क्या है ये, भारत का पहला, अगर हम देखें, एक सेकेंड रुकिए स्टूडेंट्स, हाँ जी चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे विस्तार से और समझने का प्रयास करते हैं। देखो अगर हमसे पूछा जाए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये चर्चाओं में रहा है करंट अफेयर में, तो ये इसको ध्यान में आपको रखना है। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर परमाणु रिएक्टर लगभग 500 MWE 2026 में चालू हो गया, ध्यान में रखना है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है सर, ये उत्पत्ति 2003 में सरकार ने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के निर्माण के रूप में संचालित भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड मतलब कि भवानी की स्थापना की थी। अब ये क्या है कार्यप्रणाली, इसमें ईंधन के तौर पर देश में उत्पादित यूरेनियम, प्लूटोनियम और मिश्रित आप देखोगे ऑक्साइड कूलेंट के रूप में तरल सोडियम का उपयोग किया जाता है। इसमें ईंधन कोर के चारों ओर मौजूद यूरेनियम आपका कितना 238 का आवरण और न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेंट की प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें ऊर्जा का अधिक उत्पादन होगा और ब्रीडर इसको कहा जाता है। क्लियर,
तो बेसिकली क्या है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है ये ऊर्जा संचालित करेगा, इससे ऊर्जा निर्माण होगी, जो हमें लाइट मिलती है, बिजली। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका संबंध बिजली से होता है। क्लियर? हाँ। तो भारत में अभी शुरू हो चुका है। अब स्थिति कहां पर है सर इसकी, ये तो बता दो। ये आपको कलकपक्कम में मिलेगा, तमिलनाडु में। क्लियर? हाँ। इसका महत्व कई तरीके से है, तो कलकपक्कम में आपका लगा दिया गया है, वहां से उत्पादन इन्हें शुरू कर दिया है। देखो ये है तकनीकी उन्नति। रूस के बाद में भारत वाणिज्यिक तौर पर आप देखोगे इसमें दूसरा देश बना है पूरे विश्व में। पहले पे रूस है, भारत दूसरे पे है। थोरियम भंडारण का उपयोग भारत में संचालित, क्योंकि 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम दूसरे चरण की शुरुआत करेगा। रूपांतरण रूप से थोरियम विखंडन याद पर यूरेनियम 233 बनेगा, जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाएगा। सुरक्षा के रूप में ये पैसिफिक सुरक्षा और विशेषताएं शामिल हैं। आपात स्थिति में संयंत्र को तत्काल रूप से सुरक्षित रूप से बंद करने की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? चलो, भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम ये है, सब आप सभी जानते हैं। यूरेनियम 235, ईंधन ब्रेडर, ये सारी चीजें इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ये बेसिक है। थोरियम मोल्ट सॉल्ट रिएक्टर ये भी बनाया गया है, अभी चीन ने बनाया है, ये खासतौर पर याद रखना है। इसमें थोरियम से यूरेनियम ईंधन के रूप में रूपांतरण करने वाला पहला सफलतापूर्वक है। केवल इतना सा ध्यान रख लो कि थोरियम आपका मोल्टन सोल्ट रिएक्टर जो बनाया गया है किसका है, चाइना ने है। और इससे क्या करेगा चाइना, थोरियम से यूरेनियम ईंधन रूपांतरण को पहली बार सफलतापूर्वक इसमें हासिल किया है। तो थोरियम से यूरेनियम में ये रूपांतरण करेगा ईंधन को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चौथी पीढ़ी का उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणाली है। इसमें उच्च तापमान वाले मोल्ट सॉल्ट यानी पिघले हुए नमक को शीतलक मतलब कि कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बस इतना सी आपको ध्यान में रखना है। आपको क्या जानना है, आपको थोरियम जानना है। देखो थोरियम को खासतौर पर परमाणु रिएक्टर के उपयोग करने से पहले यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना है। तो पहले थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद में थोरियम खासतौर पर 232 थोरियम का एकमात्र प्राकृतिक समस्थानिक होता है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में प्राकृतिक में लगभग 3 गुना अधिक पाया जाता है। तो इसकी जो प्रकृति है ये ज्यादा मात्रा में आपको देखने के लिए मिलता है और बहुआयत में उपलब्ध है, लेकिन इसे प्राप्त करने की लागत अधिक होती है और उपयोग इसके सीमित है। ठीक है, तो ये इसलिए चर्चाओं में भी रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में क्या है, थोरियम के भंडार है क्या? भारत के पास विश्व में सबसे अधिक थोरियम के भंडार हैं। तो भारत में बहुत ज्यादा थोरियम पाया जाता है। केरल और ओडिशा मोनाजाइट रेत में प्रचुर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। लगभग आप देखोगे 8 से 10% थोरियम प्राप्त है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि भारत का जो कोस्टल एरियाज है, ठीक है, समुद्र जो तट है, वहां पर आपको थोरियम देखने के लिए मिल जाता है। यह भी चर्चाओं में रही थी लिथियम आयन बैटरी। देखो लिथियम आयन बैटरी क्या है, इसको जरा समझो। बेसिकली क्या है, भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी मतलब कि LiON बैटरी LIB का विनिर्माण हरियाणा में उद्घाटन कर दिया है। कहां पर बनेगा सर? हरियाणा में। ये एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। देखो दो प्रकार की बैटरी होती है, एक होती है चार्जेबल, एक होती है रिचार्जेबल। चार्जेबल होती है, कई बार जो होता था मोटे वाले एवर रेडी के सेल आया करते थे, जो टॉर्च होती थी उसमें वो चार्जेबल होते हैं। एक बार वो चार्ज ही आते थे, फिर उसको चार्ज नहीं कर सकते थे, एक बार डाउन तो खत्म। जैसे अभी भी कई बार क्या होती है, आप देखो वॉच जो आती है विदाउट इलेक्ट्रिकल, जो सेल वाली घड़ी आती थी, जैसे ये घड़ी है, ये मेरी इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये अभी आर्टिफिशियल वाली नहीं है, वैसी वाली है। तो इसको अगर आप देखोगे, इसमें सेल डलता है। क्लियर? हाँ। तो ये सेल जो है रिचार्जेबल है, ये चार्ज नहीं होगी। क्लियर? हाँ। और एक होता है चार्जेबल, जैसे फोन है आपका, ब्लूटूथ है आपकी। क्लियर? तो वो सब क्या होता है, ये सब रिचार्जेबल है। तो जो आपकी क्या होता है, एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी ये बनाता है। जो फोन की बैटरी होती है वो रिचार्जेबल होती है, मल्टीपल टाइम चार्ज करते हो आप उसको। इसमें लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड मतलब कि ग्रेफाइट और धनात्मक इलेक्ट्रोड लिथियम आप देखोगे ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड के रूप में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान गमन करते हैं। लिथियम आयन बैटरी के लाभ क्या है? इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। बैटरियां बहुत कम जगह में ज्यादा ऊर्जा स्टोर करती हैं और इन्हें बार बार चार्ज करने की जरूरत कम पड़ती है। तो एक लंबे समय तक चलने वाली बैटरियां होती हैं लिथियम आयन बैटरी। जिस भी जो बड़े फोन होते हैं, जैसे आईफोन है, आईफोन में जो बैटरी आपको मिल रही है वो इसी की है, क्योंकि लंबे समय तक चलती है। हल्की और कम आप देखोगे विषाक्त भारी धातुएं, पुरानी लेड आप देखोगे एसिड बैटरियों की तुलना में इनमें कम विषाक्त पदार्थ होते हैं और साथ ही हल्के लिथियम एवं कार्बन इलेक्ट्रोड के उपयोग के कारण इनका वजन भी आप देखोगे तुलनात्मक रूप से कम होता है।
बेहतर प्रदर्शन है, बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करने पर भी इनके प्रदर्शन में बहुत ज्यादा कमी नहीं आती है और ऊर्जा को अच्छे से स्टोर और उपयोग करती हैं। ये लंबे समय तक सही ढंग से काम करती हैं और जब ये इस्तेमाल नहीं होती तो इनकी बैटरी अत्यंत मंद गति से ही सेल्फ डिस्चार्ज होती है, मतलब कि एकदम डिस्चार्ज नहीं होती है, बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होगी, लेकिन ये बहुत हल्के हल्के डिस्चार्ज होती है। साथ ही बार बार चार्ज करने से इनकी क्षमता कम नहीं होती। कई बार जो बैटरी होती है, जो अलग प्रकार की बैटरी होती है, लिथियम आयन नहीं होती, तो आप बार बार चार्ज करते हैं तो उनकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके तहत आपका आता है सोडियम आयन बैटरी, भी देख लो थोड़ा इसके बारे में। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने के तहत में काम कर रही थी एक शोध टीम ने एक सुपर फास्टर चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। यह केवल 6 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है और लगभग 3000 से अधिक चार्ज साइकिल तक चल सकती है। जरा समझना, 6 मिनट में 80% आपका चार्ज हो जाएगी ये बैटरी और लगभग 3000 से अधिक चार्ज साइकिल तक चल सकती है। सोडियम आयन बैटरी जो होती है यह एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जो लिथियम बैटरी की तरह काम करती है। हालांकि लिथियम में आपको Li+ की बजाय सोडियम में आपको आयनों में Na+ का उपयोग किया जाता है, उसमें Li+ होता है, इसमें Na+ होता है। लिथियम आयन बैटरी खासतौर की तुलना में सोडियम आयन बैटरी के कई लाभ हैं, जैसे इसमें ऊर्जा घनत्व बहुत अधिक होता है। आमतौर पर लिथियम आयन बैटरी की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है। सुरक्षा की बात कर लें तो शून्य वोल्टेज पूरी तरह से डिस्चार्ज पर भी इसको आप देखोगे क्या है, डिस्चार्ज पर भी किया जा सकता है और आग लगने का जोखिम बहुत कम होता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो हमने सोडियम और लिथियम आयन बैटरी के बारे में आपको बता दिया। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, यह भी एनपीटीसी जो एनटीपीसी है आपका, भारत की सबसे बड़ी और पहली मेगावाट घंटे जो स्तर की वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, खासतौर पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मिसलेनियस है, मिसलेशन में क्या है, जैसे जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी, भू स्थितिक टेक्नोलॉजी क्या है। हाँ चलो कुछ चीजें हैं इसमें मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन द्रोणी, ऑपरेशन द्रोणी को ध्यान में रखो, कुछ ऐसे ऑपरेशन है ये मैं आपको बता देता हूं। ऑपरेशन द्रोणी, हरियाणा ने ऑपरेशन द्रोणी के कार्यक्रम के लिए एक राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया था। क्या है सर ये भूस्थानिक रूप से 2022 में एक पायलट परियोजना है जो भूस्थानिक नवाचार प्रकोष्ठ के रूप में किया गया था। उद्देश्य था नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, व्यवसाय को सुगम बनाना, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी नवाचार पर संभावित करना। तो इसका उद्देश्य क्या है, और प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में किया गया। इसके तहत में आजीविका, लॉजिस्टिक, परिवहन और इस हुए काम करता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ऑपरेशन द्रोणी का संबंध किससे है। उसके बाद अगर हम बात कर ले आगे और भी है, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स, ये भी चर्चाओं में है। क्रिटिकली मिनरल्स तो क्या है सर, ये मतलब कि क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है और एक क्वाड समूह, संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड समूह के द्वारा एक क्रिटिकली जो मिनरल्स हैं इनिशिएटिव बनाई है क्वाड समूह ने, जिसमें अमेरिका है, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ये जो मिनरल्स होते हैं इनकी प्रकृति के रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक हैं, जैसे उच्च इसमें मांग, विविध उपयोग हैं, आपूर्ति जोखिम आदि के अति महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। इसमें लगभग खान मंत्रालय ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट जारी की थी, जिसमें आप देखोगे कौन कौन से हैं, एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मिथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफानियम, इंडियम, लिथियम, मैलीवेडनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फास्फोरस, पोटास, रेयर अर्थ, आप देखोगे एलिमेंट्स, रेनियम, सिलिकॉन, स्टोर्टियम, टेटेलियम, टेरूरियम, टीन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम। तो ये लगभग आपके 30 हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर? तो इसको ध्यान में आपको रखना है। अब आपसे पूछा जाए कि क्रिटिकली जो मिनरल्स इनिशिएटिव है वो किसकी है, तो क्वाड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्लियर? हाँ, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक आता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, क्या होते हैं इसको भी बता दो सर, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। देखो बेसिकली संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए ऐसे टैरिफ के जवाब में चीन ने दुर्बल भूतत्व मतलब कि रेयर अर्थ जो निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये है क्या,
ये चमकदार व चांदी के सफेद रंग के एक मुलायम और भारी 17 धात्विक ऐसे एक समूह है, जो उदाहरण के लिए ऐसे आप देखोगे जो रेडियम है, यूट्रियम है, यूरोपियम है, तो इसके अंतर्गत है। पृथ्वी में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, लेकिन इन्हें निकालना कठिन होता है और सांकेतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें कई चीजें हैं, जैसे दुर्लभ इसमें तत्व भंडार है। 2024 में अगर हम देखें, चीन के पास सबसे ज्यादा है। ये किसके पास में सबसे ज्यादा सर? सबसे ज्यादा आपके चाइना के पास में, देखो ब्राजील के पास में 23 है, भारत के पास में मात्र 8, ऑस्ट्रेलिया के पास में मात्र 6, रूस के पास में 4, अन्य के पास में इतना। तो चाइना सब पे बैठा हुआ है ना, तो ये इसके पास है। अब इनका बहुत जगह उपयोग होता है, रेयर अर्थ जो मटेरियल्स होते हैं इनका, जैसे भारत में भंडार मुख्य रूप से मोनोजाइट रेत पाया जाता है, जो कि थोरियम के मौजूद भंडार है, तो ये भी रेयर अर्थ मेटल्स के रूप में कहा जाता है। इंडियन मिनरल्स जो एयरबुक्स 2023 के अनुसार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में भी आपको क्या मिलेगा? मोनोजाइट आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। नई टेक्नोलॉजी है नैनो प्रौद्योगिकी। देखो नैनो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि किसी पार्टिकुलर, जैसे मान लो ये है, अब इसको एक नैनो स्केल पर आप काट करके किसी कोई मेटल आप बनाओ, कोई वस्तु बनाओ, तो बड़ी हार्ड बनेगी और इतनी मजबूत बनेगी आप उसको तोड़ नहीं सकते। तो अभी नैनो प्रौद्योगिकी चर्चाओं में रही है। बेसिकली हुआ क्या, 1 से 100 नैनो के बीच में आता है। इसमें नैनो स्केल पर पदार्थों या उपकरणों के साथ में कार्य किया जाता है, जिसका आकार कितना हो सकता है? 1 से 100 नैनोमीटर तक हो सकता है, इतना इसका आकार हो सकता है। क्लियर? और इसको नैनो कण कहा जाता है। नैनोमीटर पैमाने पर पदार्थ के रूप से असामान्य गुण और प्रदर्शित कर सकते हैं, और इनके गुण आकार, आकृति, सतह की विशेषता और आंतरिक संरचना पर निर्भर करते हैं। प्रकार इसमें अगर हम देखें तो प्राकृतिक नैनो पदार्थ, इसमें ज्वालामुखी की राख होती है, वो भी एक नैनो पर होती है, बहुत ज्यादा बारीक होती है। कृत्रिम अगर हम बात कर ले नैनो में, तो जैसे कार्बन और नैनो ट्यूब होते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा, जो कार्बन आपके चारों तरफ है नैनो ट्यूब है। चिंताएं क्यों रहती हैं इससे सर? चिंता है नैनो कणों से मनुष्यों को और पर्यावरण के लिए संभावित विषाक्तता होती है, इससे प्रदूषण फैलता है। ये आपके ब्लड में, आपके लंग्स में जा सकते हैं, आपके ह्यूमन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, पर्यावरण को दूषित कर सकते हैं, जल बॉडी जो है हमारी उन्हें खराब कर सकते हैं। नैनो प्रौद्योगिकी प्रमुख अगर हम बात करें अनुप्रयोग, तो इससे कृषि नैनो उर्वरक में काम करता है। ये लगभग आप देखोगे 90 से 100% उपयोग दक्षता, नैनो बायो सेंसर के रूप में मृदा की स्थिति की निगरानी, स्वस्थ बेहतर इमेजिंग, निदान लक्षित रूप से आप कर सकते हैं। इससे ऊर्जा नैनो में संचालित कर सकते हैं, जैसे सौर, जो आपके सौर सेल्स हैं, सस्ता निर्माण कर सकते हैं। जो विंड होती है ना, विंड एनर्जी, तो उसकी जो विंग्स होती हैं, जो घूमती है पंखुड़ियां, उसको बना सकते हैं, हल्की बनेगी, बहुत अच्छी मजबूत रहेंगी, टिकाऊ। पर्यावरण में नैनो पदार्थों का उपयोग आप देखोगे जल शुद्धिकरण और विलवलीकरण तकनीकों में आदि में किया जा सकता है, तो ये भी चीजें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इसके अलावा आईटीडी, क्वांटम डॉट्स और अन्य नैनो संरचना, उन्नत डिस्प्ले, प्रकाश व्यवस्था के रूप में भी इसको विकसित किया जा सकता है। अन्य में सुधार्य में ला सकते हैं, और कुछ ऐसे धात्विक ऑक्साइड के नैनो कणों में भी इसका उपयोग ला सकते हैं। जैसे लिपस्टिक होती है, लिप बाम होता है, इसको आप बना सकते हैं, है ना। फेशियल होता है तो आप बना सकते हैं, तो ये कई चीजें हैं। गाड़ियों का प्रिंट आप बना सकते हैं, जो गाड़ियों पे प्रिंट होता है, तो नैनो के रूप में, तो ये बहुत मजबूती है, हैवी मेटल्स के रूप में ये काम कर देता है। अब बात कर लेते हैं नैनोजाइम। नैनोजाइम, अब जैसे आपने नैनो पढ़ा है ना, तो आपसे नैनोजाइम भी पूछा जा सकता है बेसिकली। तो ये भारतीय विज्ञान अनुसंधान ने अभी क्या हुआ है कि शोधकर्ताओं ने कृत्रिम धातु आधारित नैनोजाइट, क्या है नैनोजाइनम, नैनोजाइम, खासतौर पर आप देखोगे इसको बोलते हैं वेनेडियम पेंटोसाइट V205 विकसित किया है। नैनोजाइम फुफ्फुसीय थ्रोम्बोबोलिज्म, मतलब कि पीटी जैसी स्थितियों के कारण बनने वाली एक असामान्य रक्त के थक्के को रोकने के लिए कारगर साबित हुई है। तो रक्त का जो थक्का होता है विटामिन के की कमी से बनता है, तो उसको कारण खासतौर पर ये रोक देता है। सामान्य स्थिति में जब कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त होती है तो प्लेटलेट सक्रिय होकर के रक्त का थक्का क्लोट बनाती है। हालांकि पीटी जैसी बीमारियों के प्लेटलेट्स की अत्यधिक सक्रियता होती है, जिससे अत्यधिक थक्के, जिसको थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं, जिससे मृत्यु का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगर हम बात कर ले नैनोजाइम, तो एक प्रकार का नैनो स्तर का एक पदार्थ होता है जो प्राकृतिक एंजाइम जैसे गुणधर्म होते हैं। प्राकृतिक एंजाइम की तुलना में इनके कई विशेष लाभ होते हैं, जैसे उच्च प्रेरक आपको क्षमता करता है, कम लागत, अत्यधिक स्थायित्व, आसानी से बड़े पैमाने पर उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है नैनोजाइम के बारे में। नैनो यूरिया जो उर्वरक है, ये भी चर्चाओं में रहा था। नैनो फर्टिलाइजर, अभी क्या हुआ है, इंडियन जो आपका फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को ऑपरेटिव लिमिटेड, मतलब कि इफ्को ने ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया। किसने? इफ्को ने।
इफ्को ने 2021 में दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया खासतौर पर लॉन्च किया था, और फिर बाद में 2003 में नैनो डीएपी भी लॉन्च किया, डाई अमोनिया फास्फेट। और आप देखोगे नैनो लिक्विड यूरिया लगभग इतनी बड़ी एक सीसी आती है। अब वो 45 किलोग्राम का गट्टे की डालने की आवश्यकता नहीं है नैनो का यूरिया की, बल्कि आप इतनी बड़ी सीसी आती है उसको लो और उसको अपने में स्प्रो कर दो खेत के अंतर्गत। नैनो उर्वरक अगर हम देखें तो नैनो उर्वरक एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो नैनो आकार लगभग आप देखोगे 100 नैनोमीटर या उससे कम इसमें लपेटा या फिर कोट किया जाता है, या तो आप लपेट देते हैं उसके ऊपर या फिर इसको कोट कर देते हैं, जो पोषक तत्व धीरे धीरे नियंत्रित रूप से मिट्टी में घुलित होते हैं। अब देखो होता है क्या है, जैसे आप यूरिया अभी डाल रहे हैं तो यूरिया क्या होगा, पानी में घुल जाएगा छर्रे वहां पर, लेकिन ये क्या होता है, ये धीरे धीरे उसको घोलता है आसानी से, ताकि वो वहां पर पेड़ पौधे उसको ले सकें आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद आता है नैनो सल्फर, ये भी चर्चाओं में है, देख लो। अभी टेरी के वैज्ञानिकों ने नैनो सल्फर विकसित किया। किसने किया है? टेरी के वैज्ञानिकों ने। और बताया कि इसमें सरसों की पैदावार में लगभग 30 से 40% की वृद्धि हो सकती है नैनो सल्फर से। कैसे सर? यह एक पूरी तरह से हरित मतलब कि ग्रीन उत्पाद है जिसमें पादप संवर्धन करने वाले जीवाणु का उपयोग किया जाता है, और एंजाइम्स जिसमें आप देखोगे मेटाबोटाइल्स स्रावित होता है। इसके साथ साथ यही गुण इसे नैनो यूरिया और नैनो डाई अमोनिया फास्फेट और नैनो उर्वरक से अलग बनाता है। नैनो सल्फर में जीवाणु रोधी कीटनाशक गुण भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इसको भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ये चर्चाओं में रहा था। अभी रसायन का जो नोबेल 2025 का पुरस्कार हुआ है उसकी घोषणा की गई थी, जिसमें किसको मिला था? ये जो मिला था अभी रसायन का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड राशवन और उमर एन यागी मेट ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकसित करने के लिए प्रदान किया गया था। तो एक प्रकार का मान लीजिए डायमंड है, ये आपको डायमंड इधर प्रतीत हो रहा है। बोले सर बिल्कुल, एक सेकंड रुको, हो जा भी इरीज हो गया। देखो अब ये एक प्रकार का डायमंड है। अब यहां पर जरा देखना, इसमें कॉपर आयन दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको नाइट्राइल दिख रहा है। इसमें ग्वाहिका ये बनी हुई है। क्लियर? इसके अंतर्गत जो ये एक तरीके से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ये दो भागों से मिलकर बने विशेष पदार्थ होते हैं, धातु आयन जिसमें तांबा और आदि। इसमें खासतौर पर क्या होता है, जोड़ों या फिर इनके अलावा कनेक्टिंग पॉइंट का एक तरह का कार्य करता है, जो कार्बन आधारित अणु जैसे कोयला और ग्लूकोज के रूप में कीड़ों या फिर सेतुओं की तरह कार्य करते हुए धातुओं के हिस्से को आपस में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, आपस में इसको जोड़ने का प्रयास करता है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के रूप में इनको खासतौर पर मिला था, बाकी चीजें नहीं है। आप आगे बढ़ो। क्लियर? हाँ, इसको छोड़ो, आप आगे बढ़ो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्या है सर? ये खासतौर पर ये फ्यूल सेल से चलने वाले हैं। अभी आप देखोगे नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी इंडेक्स की शुरुआत की है। इसमें इलेक्ट्रिक इंडिया मोबिलिटी के बारे में अगर हम बात कर ले तो ये खासतौर पर आप देखोगे वर्ल्ड सीरो रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ मिलकर के इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है, और राज्यों के लिए अपनी तरह का पहला बेंचमार्क टूल है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में अपनी प्रगति का आकलन करने की सुविधा प्रदान करता है। इंडेक्स में 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं, और इसमें क्या होते हैं, लगभग आप देखोगे 16 ऐसे संकेतक आपको देखने के लिए मिलते हैं। परिवहन प्रणाली की विद्युतीकरण की गति, चार्जिंग अवसंरचना और मौजूदगी, ये भी जो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल संबंधी अनुसंधान पर नवाचार इसमें देखा जाता है। 4 हैं, जैसे आप देखोगे अब चीयर्स होता है, फ्रंट इसमें रनर्स क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, और आप देखोगे एस्पिरेटर्स क्या है, तो उनके बारे में भी इसमें बताया जाता है। क्लियर? हाँ। महाराष्ट्र में 38 स्थान मिला है और दिल्ली को 77वां मिला है। ठीक है, शीर्ष स्थान पर रहा है, उसके बाद में महाराष्ट्र है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बैटरी से चलने वाले होती हैं बेसिकली उनको कहा जाता है हाइब्रिड। जो आपका इसमें इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। इसमें फ्यूल और सेल आपके टेक्नोलॉजी बिजली बनाती है और इसका उपयोग करके वाहन को चलाने में काम किया जाता है। प्लग इन हाइब्रिड होता है, इसमें इंजन पर रिचार्जेबल बैटरी दोनों का उपयोग किया जाता है, तो इससे काम करता है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, तो ये तो सब आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज देखते हैं। हाइपर लूप मोबिलिटी सिस्टम, ये बेसिकली क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लो। देखो एक प्रकार की क्या है, मतलब कि अभी क्या हो रहा है, हाइपर लूप के जो घटक हैं इसमें क्या होता है, जैसे आपको एक बंद सुरंग बना दी जाएगी, उसमें बाहर की कोई हवा नहीं आएगी, और उसमें क्या होगा, चाइना में अभी ये ट्रेनें अब चाइना में चलनी शुरू हो गई है, जापान इस पर बहुत जल्दी काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, परिवहन व्हीकल होता है और एक बंद सुरंग के अंतर्गत उसमें केवल वही है और कुछ भी नहीं है, उसके अंदर हवा भी तक नहीं होती उसके अंदर बाहर की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक लूप में चलती है कौन, सवारी, और इसमें जो सफर होता है ना ट्रेन का बहुत तीव्र गति से होता है। तो देखो क्या है इसमें,
जैसे अगर हम बात कर लें, महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में क्या है, महाराष्ट्र ने हाइपर लूप के निर्माण में आईआईटी मद्रास स्टार्टअप्स के साथ में एक समझौता किया है। नवी मुंबई से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट स्ट्रीट को पालघर जिले के प्रस्तावित आप देखोगे वृंदावन पोर्ट से जोड़ेगा, और यह प्रस्तावित लीनियर इंडेक्स मोटर पर आधारित हाइपर लूप मोबिलिटी सिस्टम है। यह खासतौर पर यह मूल रूप से मैग्रेटिव लेवलिटी मैग्रेप की प्रणाली है, जिसे पॉइंट्स को कम दबाव वाली ट्यूबों के जरिए अल्ट्रा हाई स्पीड यात्रा करते हैं। तो यहां पर इसमें यात्री आपको बैठे हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये हाइपर लूप है, ये हाइपर लूप यहां पर बना दिया गया है, ये इस तरीके से, क्लियर। हाँ, अब इसमें क्या है, ये बैटरियां यहां पर लगी हुई हैं, ये सीटें हैं, लोग इस पे बैठेंगे। मैग्नेटिक जो आपका देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक जो आपके लेविटेशन यहां पर ये मिल रहा है, मोटर और जनरेटर यहां पर लगे हुए हैं ये, और परिवहन व्हीकल ये यहां पर इस तरीके से आप ये इसमें चलेगा ट्रेन की तरह, क्लियर। हाँ, तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो इसका बात हो रही है अभी इसमें। हाइपर लूप एक तरीके से सीलबंद ट्यूब का काम करता है, और इसमें बहुत कम हवा प्रतिरोध होती है और निर्बाध, और इनके अलावा मैग्नेटिव लेविटिंग की मदद करता है, और इसमें ट्रैक से कुछ ऊपर हवा में बनाए रखता है। ये ट्रैक से थोड़ा सा ऊपर चलेगा, क्लियर। इसमें हवा तो बहुत कम है, निर्वात की है, तो यहां पर बहुत आसानी से स्पीड तेज की जा सकती है, क्लियर। चलो, और इसकी स्पीड कितनी है सर? इसकी स्पीड लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की सिद्धांतिक है। 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, बैठो पता ही नहीं क्या है, क्लियर। चलो, डीप ओशन मिशन भारत सरकार का याद है आपको, ये तो सब सारी चीजें क्या है सर? डीप ओशन मिशन देखो, डीप ओशन मिशन क्या है सर? ये अभी क्या हुआ है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा अभी कहा है समुद्रयान जो आपका 2026 लॉन्च होगा, क्लियर। समुद्रयान जो आपका समुद्रयान मिशन है 2026 लॉन्च होगा। हाल ही में 2 भारतीय एक्वानॉट्स ने अटलांटिक महासागर में लगभग 4025 से 5002 मीटर की ऐतिहासिक गहराई में गोता लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस उपलब्धि के साथ में भारत गहरे समुद्र का अन्वेषण करने में सक्षम कुछ ही देशों की श्रेणी में आ गया है। गोता फ्रांस के समुद्री अनुसंधान संस्थान के सहयोग से फ्रांसीसी सर्विलेंस जो आपका नोटाइल्स में लगाया गया, और इस मिशन का नेतृत्व चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थाएं टीम ने किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। हाँ, तो अटलांटिक महासागर में आपको देखने के लिए मिलेगा 4025 और 5002 मीटर की गहराई पर। यह ऐतिहासिक गोता भारत के समुद्री मिशन जो आपका है समुद्रयान, उसकी तैयारी के लिए डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है। अब तक केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जापान और मानव युक्त पोत गहरे समुद्र तक पहुंचाने में सफल रहे, तो भारत इसमें आएगा। अब जान लेते हैं भारत का क्या है समुद्रयान, क्लियर। समुद्रयान देखो, यह मिशन डीप ओशन मिशन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके माध्यम से खासतौर पर मानव युक्त पनडुब्बी पोत मत्स्य को 6000 मीटर की गहराई पर पहुंचाया जाएगा, ताकि महासागर का अध्ययन किया जा सके। तो वो पूर्ण रूप से उसमें कुछ जाएंगे व्यक्ति बैठ करके, और वो उसका अध्ययन करेंगे। एक बॉक्स होगा, उसी में वो अंदर रहेंगे। डीप ओशन मिशन के इसमें खासतौर पर क्या क्या करेंगे सर? ये समुद्र के गहरे खनन, मानव युक्त पनडुब्बी एक प्रौद्योगिकी विकास करना है, महासागर की जलवायु परिवर्तन की सलाहकारी सेवाओं का विकास करना, समुद्र में खासतौर पर गहरी जैव विविधता अन्वेषण, संरक्षण, तकनीकी नवाचार करना, गहरे समुद्र में सर्वेक्षण करना, और महासागर से ऊर्जा, और आप देखोगे ताजे जल की बात करना, और समुद्री जल विज्ञान के लिए एक उन्नत खासतौर पर समुद्री स्टेशन को भी स्थापित करना है। अब यहां से पूछा जा सकता है आपसे मत्स्य, बहुत बार पढ़ा होगा आपने। ये 6000 आप देखोगे गहरे महासागर अध्ययन करने वाला भारत के चौथी पीढ़ी मानव युक्त संचालित वैज्ञानिक पनडुब्बी पोत है, जो राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान चेन्नई ने विकसित किया है। इस पोत में समुद्र के भीतर सामान्य स्थिति में 12 घंटे और आपातकालीन में 96 घंटे रहा जा सकता है। तो आप 12 घंटे तो आप रह सकते हैं, लेकिन 96 घंटे आपातकाल की स्थिति में भी रह सकते हैं। डीप ओशन मिशन के बारे में बात कर लें, नोडल मंत्रालय पृथ्वी आप देखोगे विज्ञान मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है इसका? महासागर के संसाधनों की खोज, उनके संधारणीय उपयोग, डीप ओशन प्रौद्योगिकी का विकसित करना, और भारत को ब्लू इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ावा देने का प्रयास करना है। तो इस पर यह काम कर रहा है, क्लियर। अनुसंधान विकास पर नवाचार, ये रिसर्च डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है कुछ चीजें। चलो आइए देखते हैं आगे। डीआरए योजना क्या है? ये विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 1 लाख का फंड दिया जाएगा। कम सुनिए, ये छोड़ो, ये सब आपके लिए नहीं है, इसको छोड़ो, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। साउंड डिटेक्शन आप देखोगे एंड रेजिंग सोडार सिस्टम। अभी क्या हुआ है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आपका है,
दिल्ली के साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग सिस्टम का उद्घाटन किया है इसने। तो इसको आपको बस केवल इतना ध्यान रखो। हंस 3 ये ध्यान में रखो, हंस 3, हाँ ये पूछा जा सकता है आपसे, हंस 3 क्या है सर? ये एनजी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला मतलब कि CSIR और NAL ने निजी कंपनियों के साथ में हंस ट्रेनर प्लेन के निर्माण में एक साथ निजी कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को हस्ताक्षरित कर दिए। हंस 3 क्या है सर? अत्यधिक ईंधन दक्ष रॉकेट्स आप देखोगे 912 ICS-3 स्पोर्ट्स इंजन से संचालित है। ये विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर आप देखोगे फ्लाइंग ट्रेनिंग इकोसिस्टम की सुविधा प्रदान करेगा। यह भारत में विमान क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या है? ट्रेनिंग है, फ्लाइंग जो आपका ट्रेनिंग इकोसिस्टम के रूप में बनाता है हंस 3, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। कवच चर्चाओं में रहा था, छोटे छोटे हैं इनको देख लेते हैं। कवच, अभी केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि दिल्ली की उपनगरीय ट्रेनों में सेवा के उन्नत करने के लिए कवच हम क्या करेंगे 5.0 लागू किया जाएगा। तो कवच क्या होता है? एक तरीके से ट्रेनों में होने वाली जो विभिन्न प्रकार के एक्सीडेंट होते हैं उसको रोकता है। कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जो कि ट्रेन सुरक्षा दक्षता में सुधार करता है। ये खासतौर पर ट्रेन के सिग्नल की जानकारी स्क्रीन और प्रदर्शित करके लोको पायलट को क्या कर देता है? मदद करता है और साथ ही लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है तो यह प्रणाली स्वचालित रूप से ब्रेक लगा देती है, ऑटोमेटिकली काम करता है। यह हर मौसम में काम करने में सक्षम होता है। ये कोहरे जैसी चरम मौसमी और ट्रेन की सुचारू रूप से संचालन में सक्षम बनाता है। पूरी पटरियों की लंबाई और रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब कि आप देखोगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में RFID में टैग लगाए जाते हैं और ताकि कवच वाली ट्रेनों की स्थिति सटीकता लगाया जा सके और मार्ग पर किसी भी प्रकार की आप देखोगे संभावित सुरक्षा का पता लगाया जा सके। तो इस पर यह काम करता है। क्लियर? हाँ। सिनाक नेक टेक्नोलॉजी, अभी नेक्सस जो जनरेट आपकी E10 सिनाक नेक्सन ट्रेनें ये भारत और जापान के एक साथ रूप से शुरू कर दी जाएंगी और भारत में ये रेलगाड़ियां खासतौर पर मुंबई अहमदाबाद के बीच में चलने का प्रयास किया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं क्या? सिनाक नेस टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो ये ध्यान में रखना है, ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में होगी और जापान और भारत मिलकर के इसमें काम करेगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये विश्व की सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद उच्च गति, उच्च दक्षता और हाई फ्रीक्वेंसी वाली परिवहन प्रणाली एक तरीके से माना जा रहा है। किसको? सिकान सेन टेक्नोलॉजी। तो इसको ध्यान में रखना है। ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है सर? इसको भी बता दो थोड़ा सा। देखो ये कुछ नहीं है, एक प्रकार से क्या होता है विमान दुर्घटना अन्वेषण मतलब कि AAAIB ने अभी क्या हुआ है एयर इंडिया के बुगोई 787 का विमान मलबे में एक ब्लैक बॉक्स में बरामद कर लिया। इसमें क्या होता है विमान की सारी जानकारी होती है, कब उड़ा, कैसे, क्या क्या सारी घटनाएं, ये सब बताता है। उद्देश्य होता है विमान की उड़ान के दौरान में दुर्घटना के समय महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करना और इसमें 2 महत्वपूर्ण फ्लाइट रिकॉर्ड्स डिवाइस होते हैं जो कि फ्लाइट डेटा रिसर्च रिकॉर्ड और आप देखोगे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। रंग इसका चमकीले नारंगी रंग का होता है ताकि इसका दुर्घटना के आसानी से दिखाई दे सके और सामग्री इसे मजबूत धातुओं जैसे स्टील और टाइटेनियम से बनाया जाता है और अत्यधिक गर्मी व ठंडे में यह सुरक्षित रह सकता है, जलता नहीं है ये टाइटेनियम से, पानी में भी पड़ा रहेगा ऐसी। हाँ चलिए, अल्टर मैग्रेट्स, अब ये इतना आवश्यक नहीं है आपके लिए। एक्सेलेरोमीटर, हाँ एक्सेलेरोमीटर ये तो थोड़ा सा चर्चाओं में भी रहा था, इसको पढ़े थे हम द हिंदू में। देखो ये क्या है बेसिकली, अभी गूगल की एक एडियाड भूकंप चेतावनी प्रणाली ने फोन एक्सेलेरोमीटर सिग्नल का उपयोग करके 18,000 से अधिक भूकंपों का पता लगाया है। तो ये क्या है सर? एक्सेलेरोमीटर गूगल का है और इसने भूकंपों का पता लगाने में महत्वपूर्ण है। क्लियर? संवेदनशील उपकरण है, त्वरित रूप से मापन करता है और बारंबारता मानव की गति तीव्रता का पता लगा लेता है। कार्य सिद्धांत खासतौर पर न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार काम करता है। क्लियर? तो ये आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इतना ही ध्यान में रखो और इससे ज्यादा कुछ नहीं। विलवलीकरण प्रौद्योगिकी, चलो ये भी IIT बॉम्बे, इसको छोड़ो। एडवांस ड्राइवर्स असिस्टेंट सिस्टम एडियास, स्कूल बसों में ट्रैकिंग, ठीक है इसको भी छोड़ो। बायोस्टिमुलेट, हाँ ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको बता देते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो बायोस्टिमुलेंट क्या है, देखो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने पशु स्रोतों में जैसे चिकन के पंख मतलब कि आप देखोगे और शुअर के ऊतक आदि से प्राप्त 11 ऐसे बायोस्टिमुलेशन की बिक्री को मंजूरी पर वापस ले ली है। ठीक है, हाँ
ये परिभाषा, इसमें बायोस्टिमुलेशन ऐसे पदार्थ हैं या सूक्ष्म जीव हैं जिनका कार्य पौध या फिर आप देखोगे पौधों या फिर साइनो राइजोफियर मतलब कि जड़ क्षेत्र पर लगाना या फिर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के उत्तेजित करना होता है ताकि पौधे की गुणवत्ता में सुधार हो सके और कार्य की पोषक तत्व की सामग्री को स्वतंत्र हो सके। उर्वरकों के विपरीत यह सीधे पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं करता बल्कि कीटनाशकों के विपरीत कीटों को नियंत्रित नहीं करता है। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके प्रमुख अगर हम बात कर लें तो इसमें ह्यूमिड एसिड हो सकता है, समुद्री शैवाल हो सकते हैं, आर्क हो सकता है, तरल गोबर, कंपोस्ट, ये सब लाभकारी बैक्टीरिया, कवक आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्रीएनिक्स प्रोग्राम ये मेटी के द्वारा शुरू किया गया है। क्लियर, हाँ। मीटर कन्वेंशन, उपभोक्ता कार्य विभाग ने मीटर कन्वेंशन 150वीं वर्षगांठ के रूप में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2025 का आयोजन किया। मीटर कन्वेंशन 1875 में शुरू किया गया था। कन्वेंशन, इसके विशिष्ट नियम है कि मीटर कन्वेंशन संयुक्त रूप से शुरू किया गया कि मीटर जो आपकी मीट्रिक प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय एकीकरण करना है, उसमें सुधार करना, अंतरराष्ट्रीय वाट और माप ब्यूरो की स्थापना ताकि सार्वभौमिक मापन प्रणाली विकसित की जा सके और उसे उच्चालित किया जा सके, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान, व्यापार आदि के लिए वैश्विक एकरूपता के रूप में भारत इसका सदस्य है, तो ध्यान में आपको रखना है थोड़ा सा। क्लियर, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ है क्या? तो प्रिय विद्यार्थियों, बेसिकली ये था आपका क्या, विजन आईएएस का पीटी 365। क्या है? विजन आईएएस का हमने आपसे देखा पीटी 365। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है ये कंप्लीट हो गया है। क्लियर, हाँ। आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी है ये आपका आज कंप्लीट हो गया है। एक पार्ट ऑलरेडी पहले करवा दिया है, दूसरा पार्ट ये हुआ। अब जैसे ही आपका, अब इसके आगे जो आपको देखने के लिए मिलेगा हम सारे आपको करवाएंगे पीटी 365 इसी तरीके से। क्लियर, हाँ। इसके अलावा हम आपको हिस्ट्री का भी करवाएंगे। क्लियर, हम आपको पॉलिटी का भी करवाएंगे, इकोनॉमी का करवा दिया है, ज्योग्राफी का भी करवाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस पे मैपिंग भी करवा देंगे, पीटी 365 की मैपिंग। तो कई चीजें आपको कंप्लीट करवा देंगे ये सीरीज। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में आवश्यक रूप से बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक पे, किसी और क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो और वीडियो को लाइक और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको सेशन कैसा लगा? बेस्ट ऑफ लक, बाय।